तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने थर्ड ग्रेड इंग्लिश का सफर। आज से मैं हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो डाल के आपके थर्ड ग्रेड इंग्लिश का पूरा सिलेबस है वो यूट्यूब पे कवर कराऊंगा, जिसके लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको आज से पहले इंग्लिश का ई भी नहीं आता है ना, तो चिंता मत कीजिए साहब। क्यों? क्योंकि इस बार मैं ऐसा तरीका लेके आया हूँ कि आपकी इंग्लिश है वो उंगलियों पे हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश में एकदम कमजोर हो, कुछ भी नहीं आता, तो चिंता मत कीजिए, है ना। ये जो मैं इंडक्टिव मेथड से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आपको इंग्लिश उंगलियों पे हो जाएगी। नॉर्मली होता है ना, आप इंग्लिश के रूल याद करते हो और वो याद नहीं रहते, पेपर के समय वो रूल आपके काम नहीं आते। अब आएंगे, क्योंकि आज से पहले मैं इंग्लिश को आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जो थर्ड ग्रेड के लिए आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको थर्ड ग्रेड इंग्लिश ग्रामर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे मैंने डिटेल से इंग्लिश ग्रामर करवा रखी है, जितना न तो किसी ने अपने कोर्स में करवाई है और ना आपको कहीं यूट्यूब पे इतनी डिटेल से ग्रामर मिलेगी। लेकिन इस बार अलग क्या है, इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडक्टिव मेथड से। अब ये इंडक्टिव मेथड क्या है? देखिए, पहले मैंने आपको पढ़ाया है डिडक्टिव मेथड से। डिडक्टिव मेथड होता है कि मैं पहले आपको नियम बताता था, है ना। फिर उस नियम से आपको उदाहरण की तरफ लेके जाता था, उदाहरण की तरफ लेके जाता था। लेकिन अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडक्टिव मेथड से। तो इंडक्टिव मेथड की खास बात यह होती है कि मैं आपको पहले उदाहरण दूंगा, है ना। और इससे होगा क्या कि आपका दिमाग है या आप खुद है वो अपने आप से रूल क्रिएट कर लोगे। यानी आप रूल को समझ पाओगे, रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो एंड में जाके आप खुद है वो नियम क्रिएट कर लोगे। तो मैंने इस क्लास को इस तरह से तैयार किया है कि हर एक कॉन्सेप्ट पर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे और उसका रूल भी समझ लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ कोशिश करते हैं कि अपनी इस क्लास को शुरू किया जाए, है ना। अब देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ए नाउन? निम्न में से कौन सा नाउन को अच्छे से परिभाषित करता है? अब आप हमेशा सोचते हो कि यार कोई इंग्लिश का कोर्स पढ़ लो, चाहे पटवार पढ़ लो, वीडियो पढ़ लो, या आरएस पढ़ लो, फर्स्ट ग्रेड पढ़ लो, सेकंड ग्रेड पढ़ लो, थर्ड ग्रेड पढ़ लो, ये पहले नाउन की परिभाषा वगैरह क्यों बताते हैं? सीधा मेरे को नाउन के यूजेस बताना क्यों नहीं शुरू कर देते? तो देखिए, जब आप टीचर का एग्जाम दे रहे हो तो आपको परिभाषा वगैरह आनी चाहिए। क्योंकि जो टीचर के एग्जाम है, यानी थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनमें होता क्या है, आपसे दोनों तरह की ग्रामर पूछी जाती है। अब आप कहोगे सर दोनों तरह की ग्रामर कौन सी? तो एक तो होती है एकेडमिक ग्रामर, ठीक है, एकेडमिक ग्रामर, और एक होती है फंक्शनल ग्रामर। एकेडमिक ग्रामर में अपन पढ़ते हैं ग्रामर के बारे में, यानी ग्रामर की मतलब मान लो जैसे नाउन की परिभाषा क्या होती है, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, उन प्रकारों में और कौन कौन से प्रकार होते हैं। फंक्शनल ग्रामर में अपन पढ़ते हैं यूज, है ना। फंक्शनल ग्रामर में अपन पढ़ते हैं यूज, जैसे नाउन को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ ये प्लूरल होता है, कहाँ ये सिंगुलर होता है। तो ये अपन पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रामर में। लेकिन जब टीचर का एग्जाम होता है तो आपको आपको पता है कि ग्रामर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपसे एकेडमिक ग्रामर भी पूछी जाएगी और फंक्शनल ग्रामर भी पूछी जाएगी। तो मैं आपको दोनों पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं इंग्लिश इस तरह से पढ़ाऊंगा एकदम जीरो से। तो वहीं से शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन की परिभाषा से। तो इसने पूछा है कि जो नाउन है उसको सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है, यानी निम्न में से सबसे अच्छे नाउन की परिभाषा कौन सी है। तो आप भी मेरे साथ पढ़िए और मेरे को बताइए। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट, एक ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करे एक एक्शन को, एक स्टेट को, तो वो तो नाउन नहीं होता, है ना। वो क्या होता है वो तो अपन बाद में बात करेंगे। ए वर्ड दैट नेम ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग और आइडिया, एक वर्ड, एक शब्द जो नाम हो किसी पर्सन का, किसी जगह का, किसी वस्तु का और किसी आइडिया का, यानी किसी विचार का नाम हो। तो देखिए, बचपन से, यानी मान लो माँ की कोख से तुम बाद में निकले होगे और पहले तुम्हें ये पता होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, संज्ञा आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी चीज का नाम है जिससे लेकर तुम उस चीज को पुकारते हो, जिसका नाम लेने से वो चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाती है, एक मेंटल इमेज बन जाती है, वो कहलाता है भाई साहब नाउन। जैसे मान लो तुमने नाम लिया किड्स क्लासेस, तो अपने चैनल की छवि तुम्हारे दिमाग में आ गई। किसी ने नाम लिया साजिद खान,
मेरी शक्ल तुम्हारे दिमाग में आ गई, या कोई और साजिद खान जिसको तुम जानते हो उसकी शक्ल तुम्हारे दिमाग में आ गई, है ना। किसी ने नाम लिया महिला मित्र, तो आपकी जो महिला मित्र है वो आपके दिमाग में आ गई, ठीक है। किसी ने नाम लिया कालिया, और आपको आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो याद आ गया। तो बस चलता रहता है, यानी किसी भी चीज का नाम लेना ही नाउन है ना, किसी भी चीज का नाम ही नाउन है। तो नाउन की सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि भाई किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, या किसी आइडिया का जो नाम होता है वही नाउन होता है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अपन ने ये पढ़ लिया नाउन क्या होता है, अब अपन ये पढ़ेंगे कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। अब देखिए ये चीज है ना कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, जैसे पहले पर्सन पढ़ लेते हैं अपन। हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ नाउन आर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में नॉर्मली नाउन के कितने प्रकार जाने जाते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है पूछने वाले पे कि वो नाउन के कितने प्रकार मानता है। आप नाउन के दो प्रकार भी दे सकते हो। आप बोलोगे सर कौन से, तो भाई साहब एक तो काउंटेबल, है ना, दूसरा अनकाउंटेबल। तो वो पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता है, वो आपको पर्सन देख के पता चल जाएगा, है ना। वो सीधे नहीं पूछेगा कितने प्रकार होते हैं, 5 6 7 8, ऐसे नहीं देगा कभी। अगर इस चीज पे क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह से बनेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये पहले बोल रहा है कि दो, प्रॉपर और कॉमन। अब देखिए नाउन के दो प्रकार होते हैं, प्रॉपर होता है, कॉमन होता है, लेकिन सिर्फ दो नहीं होते, ज्यादा होते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। असल में नाउन के 9 प्रकार में आप, मतलब अगर आप खींच लो एकदम हर तरीके से आप बांटने की कोशिश करो, तो आप नाउन को 9 प्रकार में बांट सकते हो। उसमें प्रॉपर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कलेक्टिव आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, कंक्रीट आ जाएगा, काउंटेबल आ जाएगा, अनकाउंटेबल आ जाएगा, मटीरियल आ जाएगा, पॉजेसिव आ जाएगा, है ना। अब ज्यादातर लोग एक तो इसको नाउन के प्रकार में नहीं गिनते, है ना, एक इन दो को नाउन के प्रकार में नहीं करते, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का वो क्या बोलते हैं बंटवारा है, अलग तरह का कैटेगराइजेशन है। और एक जो कंक्रीट नाउन है, कंक्रीट में मटेरियल नाउन, इसको भी नहीं गिनते। तो आप ये मान सकते हो कि 5 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो, और मानने आप 9 भी नाउन के प्रकार मान सकते हो। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो वो आपको पहले पूरा प्रूफ देगा कि वो किस आधार पर सवाल पूछ रहा है, फिर ही आपसे सवाल पूछेगा। सॉरी। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने नाम तो बता दिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटेरियल, पॉजेसिव, लेकिन बताओ तो सही ये होते क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों चिंता मत करो, इस हर चीज पे एक एक क्वेश्चन में लेके आया हूँ, आपको एकदम डिटेल से पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। आज की क्लास पूरी करने के बाद नाउन से तुम्हारे जिंदगी में कभी सवाल गलत नहीं होंगे, जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे सवाल, टेंशन मत लो तुम। बस विश्वास बनाए रखो। देखो विश्वास करना जरूरी है ना। जब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा तुम किसी टीचर से नहीं पढ़ सकते। और तुम्हारे विश्वास को थोड़ा मजबूत करने के लिए मैं बता दूं कि मैंने रीट के एग्जाम के लिए ग्रामर पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई थी, जिसमें मैंने 30 से 29 क्वेश्चन ला के दिखाए थे। मैंने सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश पढ़ाई थी, जिसमें मैंने ग्रामर और लिटरेचर दोनों पढ़ाई थी, और टीचिंग मेथड भी पढ़ाए थे, जिसमें मैं 150 के अंदर से आपको 143 क्वेश्चन ला के दिखाए थे, है ना। देखो आए तो वैसे मेरे से 149 ही थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप प्रूफ नहीं कर सकते, यानी जो आपने क्लास में बोली हुई होती है, और अगर अब वो कहूंगा कि मेरी क्लास से आए तो लोग मेरे को पागल कहेंगे, है ना। तो मैं नहीं कहता वो 143, मेरे नोट्स अभी खंगालो तुम्हें 143 के 143 मिल जाएंगे, और वो सारे नोट्स आपके जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उससे पहले के हैं, है ना, तो तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। तो बस यही विश्वास रखो। इसमें भी जैसे ये मान लो कि 60 से 65 सवाल आते हैं इंग्लिश के, है ना, मैं 60 से 65 के 65 सवाल तुम्हें मिला के दिखा दूंगा। अगर ऊपर वाले से डर के बोलूँ तो 2 3 सवाल कम ले लो, लेकिन तुम्हें इतने सवाल मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन। अब ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा ऐसे शब्दों का समूह है जिसे देख के आप बोल सकते हो कि ये प्रॉपर नाउन है ना। यहाँ पे बोला गया है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की खास बात होती है कि जब किसी प्रॉपर नाउन को आप उसका नाम लेते हो तो किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु या किसी खास जगह का नाम आपके दिमाग में आता है। जैसे मान लो आपने बोला टीचर, तो आपके किसी खास व्यक्ति का नाम दिमाग में नहीं आ सकता, क्योंकि टीचर बहुत सारे हैं दुनिया में। लेकिन कोई बोले साजिद खान और आपका मेरी शक्ल दिमाग में आए, तो वहां पे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि एक खास पर्टिकुलर बंदे की शक्ल आपके दिमाग में आई है, ठीक है। आप बोलो शहर, है ना, शहर, तो
तो आपके हो सकता है कि कोई शहर दिमाग में आए, कोई नहीं आए। लेकिन जब कोई बोले चूरू, है ना, चूरू, तो आपके सीधे से दिमाग में आएगा कि हाँ यार, राजस्थान का सबसे गर्म सबसे ठंडा शहर आएगा। तो यही बात है कि किसी खास व्यक्ति का नाम या किसी खास चीज का नाम लेने से पर्टिकुलर उस चीज का ही नाम दिमाग में आए, वो होता है प्रॉपर नाउन। नॉर्मली जैसे रमेश, सुरेश, कालियो, दौड़ियो, पीलियो, ये क्या है? ये है प्रॉपर नाउन, यानी उस व्यक्ति का नाम है, खास नाम है। जैसे एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको। जब अपन बोलते हैं डॉग, तो आपके दिमाग में आते हैं कुत्ते, है ना, कुत्ते। लेकिन जब मैं बोलूँ टॉमी, है ना, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपका बॉयफ्रेंड। मजाक कर रहा हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं, कोई खास कुत्ता आता होगा। जैसे मान लो आपकी किसी कुत्ते का नाम टॉमी होगा, तो वो याद आता होगा। तो वो क्या है? वो उसका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। अब ये क्या है, ये थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। प्रॉपर नाउन के बाद तो यहाँ पे आप थोड़े ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे देखो, राम, तो किसी खास बंदे का नाम होगा। मान लो राम के दोस्तों के आगे कोई नाम ले राम, तो राम का ही मतलब चेहरा उनके दिमाग में आएगा। दिल्ली, दिल्ली का नाम लेते ही आपको वो मतलब पोल्यूशन से भरी हुई गलियां, अरविंद केजरीवाल, और क्या याद आ सकता है? मान लो हाँ, लाल किला याद आ जाए। फिर बात कर लो माउंट एवरेस्ट की, तो सीधे ही आपको नेपाल याद आए, नेपाल की ऊंची सी पहाड़ी याद आई। तो ये क्या है? ये सारे प्रॉपर नाउन है ना। ये सारे क्या है? ये सारे प्रॉपर नाउन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉमन नाउन? ये पूछ रहा है कि साहब ये कॉमन नाउन क्या होते हैं? तो जिस किसी शब्द का उच्चारण करने से या किसी चीज का नाम लेने से आपका दिमाग में लोगों का समूह आए, एक पूरी जाति आए। जैसे मैं बोलूं टॉमी, तो अब कोई खास कुत्ता आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन जब मैं बोलूं डॉग, है ना, तो ये टॉमी, टाइगर, शेरा सारी आपके दिमाग में आ गई। तो जब अपन पूरी जाति की बात कर रहे होते हैं, है ना, कॉमनली सभी लोगों को एक साथ एड्रेस कर रहे होते हैं, उस सारी जात को ही साथ में ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूं मैन, तो मैं सारी मर्द जात की बात कर रहा हूँ। मैं बोलूं वुमेन, तो मैं सारी औरतों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या, सारी जाति की बात करना, तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं कॉमन नाउन, है। उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे, जिसमें सभी को अपन कॉमन ले ले एक साथ। समझ गए? जैसे देखो, जब अपन बात करें किताब की, तो इसमें कोई भी किताब आ सकती है। अगर मैं बोलूं भगवत गीता, तो वहां तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं बोलूं बुक, तब तक तो उसमें सारी बुक है, सारी किताबों की जातियों की बात कर रहे हैं पर, सारी बुक जाति की बात कर रहे हैं, मतलब कॉमनली बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कि मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। फिर बात आती है सिटी की, यानी शहर की। अब यहाँ भी मैं किसी का खास नाम नहीं ले रहा, मैंने शहर बोला है, तो सारे शहरों की मैं बात कर सकता हूँ। फिर बात करें टीचर की, टीचर यानी भाई सारे शिक्षक, किसी खास व्यक्ति का नाम मैंने नहीं लिया। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉमन नाउन, है ना, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए से। आगे चल, अब देखो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जिस तरह से मैंने एक एक पर्सन, एक एक कॉन्सेप्ट से बनाया है। अब आपको अगर ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो ये वाली टेस्ट सीरीज आपके लिए। आजकल होता क्या है कि जितनी भी कोचिंगें हैं, वो शेड्यूल टेस्ट चलाने लगी है, जिसमें वो आपका महीने में 4 टेस्ट लेती है, एंड में एक बड़ा टेस्ट लेती है। वो टेस्ट है, वो उन लोगों के लिए है जिनकी ग्रामर पहले से एकदम कंप्लीट तैयार है ना। वो रिवीजन करते हैं, टेस्ट दे लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रामर तैयार नहीं है और आपको ग्रामर एकदम बेस्ट करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने होंगे, है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट देने होंगे, और टेस्ट भी उस हिसाब से देने होंगे कि भाई साहब इधर आपने जिस तरह से ग्रामर पढ़ी है, उस तरह से ही आपका टेस्ट लिया जाए। तो अपनी एकदम क्लासेस पे बेस, है ना, एकदम जैसे अपने क्लासों के हिसाब से तैयार किए हुए हर कॉन्सेप्ट पे एक एक पर्सन है, वो आपको अपनी इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। जैसे आज मैंने नाउन पढ़ा दिया, तो नाउन पे आपको जिस तरह से, जिस सीक्वेंस में मैं पर्सन लेके आया हूँ, उसी सीक्वेंस में पर्सन आपको अपनी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, है ना। तो इससे आपकी तैयारी है ना, वो शानदार हो जाएगी। आपने क्लास देखी, एक टेस्ट दे दिया, फिर भूल जाओ, फिर आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, इतनी शानदार तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। इस टेस्ट सीरीज में आपको पूरी ग्रामर मिलेगी, ग्रामर के हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट पे एक एक पर्सन मिलेगा। ज्यादा भी मिल जाएंगे, लेकिन मिनिमम एक पर्सन मिलेगा, ठीक है। फिर आपको सारे टीचिंग मेथड मिलेंगे, फिर आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह भी सब कुछ मिलेगी।
है ना, जिसने लिटरेरी टर्म अपने सिलेबस में नाम दे रखा है वो भी सब कुछ मिलेगा। फिर आपको टीचिंग मेथड भी मिलेगा, फोनेटिक्स वगैरह के भी सवाल मिलेंगे। तो घूम फिर के कहने का मतलब ये है कि ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज है ना, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जो आपको मिलने वाली है। और ये आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको अपने ऐप किड्स क्लासेस पे। ज्यादा मैंने टेस्ट सीरीज नहीं चला रखी है अपने पूरे ऐप पे, सिर्फ 3 टेस्ट सीरीज है, 4 टेस्ट सीरीज है सॉरी। पहली है सेकंड ग्रेड की ग्रामर और लिटरेचर की, फिर है ये वाली थर्ड ग्रेड ग्रामर की, और उसके बाद है वो मैंने फोर्थ ग्रेड के लिए चलाई थी, उसको भूल जाओ। तो अगर आपको शानदार टेस्ट देने ना, तो ये वाली टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बेस्ट है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ दिस फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन, निम्न में से कौन से कलेक्टिव नाउन है? तो देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब भी अपन कुछ ऐसे शब्द लेते हैं जो कुछ लोगों के समूह को इंगित करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया टीम, तो यानी कुछ जो प्लेयर्स हैं, है ना, जो प्लेयर्स हैं उनको इंगित कर रहा है। मतलब कुछ प्लेयर्स की एक साथ कुछ प्लेयर्स होते हैं तो अपन उसको टीम बोल देते हैं। अपन बोल देते हैं आर्मी, यानी कुछ सैनिक अगर एक साथ होते हैं तो अपन उनको आर्मी बोल देते हैं। अपन बोल देते हैं बंच, यानी किसी भी चीज का एक गुच्छा होता है उसको अपन बंच बोल देते हैं। तो जब भी अपन कलेक्टिव नाउन की बात करें, है ना, जब भी अपन कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कुछ लोगों का, कुछ वस्तुओं का या कुछ चीजों का समूह है। अब इसे तुम कॉमन नाउन के साथ कंफ्यूज मत करना, है ना, कॉमन नाउन के साथ कंफ्यूज मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो कॉमन नाउन में जब अपन टीचर की बात कर रहे हैं ना, तो अपन सिर्फ कुछ टीचर्स की बात नहीं करते, अपन सारी टीचर जाति की बात करते हैं। अपन अगर कॉमन नाउन में अपन डॉग्स की बात करते हैं तो अपन सारे डॉग्स की बात करते हैं, दुनिया में सारे कुत्तों की बात करते हैं ना। तो जब अपन कॉमन नाउन की बात कर रहे होते हैं तो अपन पूरी जाति की बात करते हैं। लेकिन जब अपन कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो अपन लोगों के कुछ समूह की बात करते हैं। जैसे देखो टीम यानी कुछ खिलाड़ियों का समूह है, आर्मी यानी कुछ लोगों का समूह, बंच यानी कुछ, भाई कुछ भी वस्तुओं का कोई भी गुच्छा। ऐसे ही आप देख सकते हो जूरी यानी न्याय करने वाले लोगों का समूह है, फैमिली परिवार के सदस्यों का समूह है। ऐसे आप कोई भी शब्द है वो ले सकते हो जो कुछ लोगों के समूह को इंगित करे। और एक चीज याद रखना, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये हमेशा सिंगुलर क्यों होता है? क्योंकि जब आप टीम की बात कर रहे हो तो आप खिलाड़ियों के समूह की बात कर रहे हो, खिलाड़ियों की अलग अलग बात नहीं कर रहे, खिलाड़ियों के समूह की बात कर रहे हो। लेकिन जब मान लो एक टीम में आपस में लड़ाई हो रही हो, आपस में बहस हो रही हो, वो किसी एक चीज पे लेके एक मत नहीं हो पा रहे हो, अपन को उस ग्रुप में फूट दिखाई दे रही हो, तब अपन है ना जाके उस टीम को प्लूरल मानेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कहूँ कि द टीम वॉन द मैच, द टीम, ठीक है, वॉन द मैच। अब यहाँ पे टीम है वो सिंगुलर है कि टीम ने मैच जीत लिया, है ना। लेकिन टीम आर्ग्यूइंग अमंग इटसेल्फ, जो टीम है वो अपने अंदर ही आर्ग्यू कर रही है ना। तो द टीम वर आर्ग्यूइंग अमंग इटसेल्फ, तो टीम अपने अंदर ही आर्ग्यू कर रही थी। यानी अब वहां पे टीम क्या हो जाएगी? वहां पे टीम प्लूरल मानेंगे अपन, क्योंकि टीम आपस में लड़ रही है, अब वो एक समूह नहीं रहा, वो बंटने को तैयार है। समझ गए आप मेरी बात? अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे कुछ शब्दों के समूह है, निम्न में से कौन से जो शब्दों के समूह है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो भाई इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नाउन या कुछ ऐसी विषय वस्तु या आइडिया जिनका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो, यानी वो दुनिया में होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ एक आइडिया है। जैसे मैं बोलूँ प्यार, प्यार, तो तुम प्यार को छू के थोड़ी दे सकते हो, प्यार को तुम सुन थोड़ी सकते हो, प्यार को तुम अपनी आंखों से थोड़ी देख सकते हो, सिर्फ अपने दिल में अपने मन में महसूस कर सकते हो। जैसे तुम बोलते हो कि अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि यार मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे को है ना, जैसे ऐसा बोल सकते हो कि 5 किलो प्यार करती है। क्योंकि अगर वो 5 किलो प्यार करती होती है इसका मतलब वो कहीं पे 5 किलो पड़ा हुआ है, मतलब अपन प्यार को नाप नहीं सकते, यानी उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। और शुक्र करो ऊपर वाले का कि तुम प्यार को नाप नहीं सकते, बचे हुए हो तुम। नहीं वो तुम्हारी बीवी या तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूछ ले तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, अब उनको पता चल जाएगी ये 2 साल पहले तो 5 प्यार करता था, अब तो ये 2 ही करता है। तो भाई साहब जूते खाओ तुम। तो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको ना तुम छू सकते हो ना तुम देख सकते हो, उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, वो इस भौतिक संसार में जगह को नहीं घेरते, है ना। जैसे मान लो ये चीज है जो भी है,
अब मैं इसे अपने हाथ पे रखूंगा तो ये मेरे हाथ पे एक जगह घेरेगी, ठीक है। ये मान लो ये माउस है, मैं इसे अपने हाथ पे रखूंगा तो ये एक जगह घेरेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अपन बोलते हैं लव हो गया, करेज हो गया, हैप्पीनेस होगी, ये चीजें इस संसार में जगह नहीं घेरती, तो इनको अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे प्यार, करेज, हैप्पीनेस, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये सिर्फ भावनाएं हैं, है ना, ये सिर्फ भावनाएं हैं, असल दुनिया में ये कोई वस्तु नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कंक्रीट नाउन। अब ये पूछ रहा है कि कंक्रीट नाउन बताओ मेरे को, तो भाई साहब कंक्रीट नाउन क्या होते हैं। तो अभी जस्ट मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बताया उससे ठीक उल्टा, यानी मैंने कहा था क्या कि यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो संसार में जगह नहीं घेरते, तो भाई साहब कंक्रीट नाउन जगह घेरते हैं। अब ये जगह घेर रहा है ना, इसे मैं छू भी देख सकता हूँ, महसूस भी करके देख सकता हूँ, तो ये क्या है, ये कंक्रीट नाउन है। समझ गए। जैसे मैं बोलूं, अब मान लो ये है, ये मत पूछना ये मेरे पास क्या कर रहा था, जैसे मान लो ये है, तो अब मैं इसको छू के देख सकता हूँ, मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ, ओह शिट, मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंक्रीट नाउन है, क्योंकि ये एक संसार में अपना भौतिक अस्तित्व रखता है ना। तो ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन बोलते हैं। अब देखो, एप्पल, बुक, म्यूजिक रहने दो, यहाँ पे तुम कर लो चेयर, है ना, चेयर। तो ये तीनों चीजें इस भौतिक संसार में अपनी जगह घेरती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंक्रीट नाउन। और सीधी सी बात है, इसको तुम छू के सुन सकते हो और महसूस कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर काउंटेबल नाउन, इनमें से कौन से काउंटेबल नाउन है। तो देखो, जैसा शब्द बोल रहा है काउंट, काउंटेबल, यानी ऐसे शब्द जिनको तुम गिन सकते हो, है ना, ऐसे शब्द, ऐसे मतलब वस्तुएं, ऐसे मतलब नाम जिनको तुम गिन सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई इंसान या पीपल, तो तुम कहोगे 5 पीपल्स, यानी 5 लोग। 5 पीपल्स नहीं होता, 5 पीपल होता है वैसे, 5 लोग, ठीक है। तो तुम गिन सकते हो इंसानों को। मैं बोलूँ चेयर, तो तुम कुर्सियों को भी गिन सकते हो, 10, 12, 15, 20, ठीक है। मैं बोलूँ कि चलो एक बात बताओ मेरे को, क्या तुम इसको गिन सकते हो, क्या तुम इनको गिन सकते हो, या तुम इसको गिन सकते हो, इनमें से तुम किस किस को गिन सकते हो। चिंता मत करो, तुम इनमें से किसी को नहीं गिन सकते, है ना। जैसे मैंने बताया कि पेन, कुर्सी या दुनिया की कोई भी चीज जो उसको तुम गिन सकते हो, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसे ही इनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, इनको तुम गिन नहीं सकते। इनके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, तो इसलिए इनको तो छोड़ो। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जिनको तुम गिन सकते हो। जैसे मान लो पेन है, अगर मेरे पास 10 पेन है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास 10 पेन है ना। अब तुम कहोगे सर तो फिर अनकाउंटेबल क्या होता है, वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्यार, क्या तुम ये कह सकते हो कि मैं तुमसे 5 प्यार करता हूँ। तुम ऐसे कह सकते हो कि मैं 5 जनों से प्यार करता हूँ ना, मैं 5 लड़कियों से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम एक लड़की को ये नहीं बोल सकते कि मैं तुमसे 5 प्यार करता हूँ। और तुम एक लड़की को ये भी नहीं बोल सकते कि मैं 5 जनों से प्यार करता हूँ, फिर भी तुम्हें जूते पड़ेंगे, है ना। तो अपने शब्दों को थोड़ा संभाल के यूज करना, छित जाएगा वरना। ठीक है। तो काउंटेबल का मतलब ऐसे कुछ है नाउन जिनको भाई तुम गिन सकते हो, नाप नहीं सकते, गिन सकते हो। जैसे अगर कोई ऐसे है कि कोई चीज 5 किलो है ना, तो उनको तुम गिनते नहीं हो, नापते हो, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। जिन चीजों को तुम गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन में आएगी। जैसे पेन, चेयर, डॉग। आगे चलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की भी बात कर लेते हैं कि भाई साहब अनकाउंटेबल नाउन क्या है। ऐसी चीजें जिनको तुम गिन नहीं सकते। जैसे पानी, पानी को तुम गिन नहीं सकते, पानी को तुम नाप सकते हो। तुम ऐसे बोल सकते हो 5 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, 10 लीटर दूध, 5 किलो चावल, गिन नहीं सकते, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते 5 चावल खाए आज मैंने, तो 5 चावल तो इतने से होते हैं, बस पेट थोड़ी बढ़ गया तुम्हारा। तो यही बात है कि जिन चीजों को तुम गिन नहीं सकते, नाप सकते हो, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। या जिन चीजों को तुम न गिन सकते हो न नाप सकते हो, वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है। जैसे वाटर, राइस, मिल्क, ठीक है, ये क्या है, ये है अनकाउंटेबल नाउन। फिर बात आती है कि मटेरियल नाउन क्या है। अब आपने कच्चा माल सुना है, मतलब कच्चे माल से कोई चीज बनती है। मटेरियल जैसे अपन यूज नहीं लेते यार, मटेरियल नहीं आया हुआ, मटेरियल यानी कच्चा माल नहीं आया हुआ। तो मटेरियल का मतलब जिससे कोई दूसरी चीज बनती हो। जैसे देखो, गोल्ड, वुड, कॉटन, इससे गहने बनते हैं, इससे अपना फर्नीचर बनता है, इससे अपने कपड़े बनते हैं। यानी कोई चीज की चीज से बनी हुई है, वो उसका मटेरियल होता है। उन चीजों के जब अपन नाम लेते हैं तो अपन मटेरियल नाम कहते हैं उनको। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कुछ भी मान लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन क्या होता है, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन कौन सा है इनमें से।
तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई नाउन का प्रकार वैसे है ही नहीं, है ना। असल में लोग इसको नाउन के प्रकार में नहीं गिनते, लेकिन वो नाउन जो किसी चीज का अधिकार दर्शाए, है ना, वो क्या है, वो पॉजिटिव नाउन है। और इनको कैसे पहचानोगे, इनमें ये वाला निशान लगा हुआ होगा, है ना, ये वाला या ये वाला निशान लगा हुआ होगा। इस वाले निशान को मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगा, ये वाला समझ लो। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है रीटाज बुक, यानी रीटा लिखा हुआ है, फिर अपोस्ट्रोफी लिखी हुई है, फिर एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है रीटा की किताब। यहाँ पे रीटा का अधिकार बताया जा रहा है किताब पे। वैसे ही चाइल्ड टॉय यानी बच्चे का खिलौना, और राम्स पेन यानी पॉजेसिव नाउन का मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार दर्शाना। ठीक है, आगे चलते। अब कुछ ऐसे नाउन है या कुछ ऐसे संकेत है जिनसे आप जान सकते हो कि कोई भी शब्द है वो नाउन है या नहीं। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लो आपके पेपर में सवाल आते हैं, मतलब मान लो ये दे दिया, ये पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा नाउन है, नीचे 4 चीजें दे दिया। अब आप कैसे पहचानोगे कि फलानी चीज नाउन है या नहीं। जैसे मान लो ये वाले शब्द है टीचर, एक्टर, पेंटर, डॉक्टर, ड्राइवर, ये तो तुम समझ जाओगे नाउन है। लेकिन ऐसा आ गया सेलिब्रेशन, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार ये नाउन है या नहीं। काइंडनेस, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये नाउन है या नहीं। तो इनको पहचानने का एक आसान सा तरीका होता है, वो होता है प्रत्यय के माध्यम से, है ना, प्रत्यय के माध्यम से। इंग्लिश में कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं। देखिए मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो जब मैं प्रत्यय बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है कि किसी भी शब्द के पीछे लगने वाला वर्ड, है ना। जैसे मान लो ये आपका कोई नाउन है, इसके पीछे अगर कोई शब्द जुड़ रहा है तो वो मेरे हिसाब से प्रत्यय है। अब हिंदी में मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मेरे को पता नहीं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स, है ना। सफिक्स यानी एंड में जुड़ने वाले शब्द। तो अगर किसी शब्द के एंड में TION है ना, तो वो एक नाउन होगा। नाउन भी कौन सा होगा, वो एक्शन दर्शा रहा होगा, प्रोसेस दर्शा रहा होगा, रिजल्ट दर्शा रहा होगा। जैसे देखो क्रिएशन, एजुकेशन, है ना, सेलिब्रेशन, डोनेशन, ट्रांसलेशन। तो जब एंड में TION है ना तो वो नाउन है। वैसे ही NWS, ये एक तो या तो स्थिति दर्शाते हैं या क्वालिटी दर्शाते हैं। जैसे देखो हैप्पीनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, वीकनेस, सेल्फिशनेस, है ना। नेस, एंड में नेस, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब देखो ये क्या है ना, ये स्टेट है ना, ये स्टेट है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये स्टेट है ना, ये भी क्वालिटी है ना, ये भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी है, ये स्टेट है। यानी ये एक स्थिति है और ये गुण है। जैसे खुशी होना, उदार होना किसी का, कमजोर होना किसी का, मतलबी होना। लेकिन जब बात करें डार्कनेस की यानी अंधेरे जैसी स्थिति, तो बात यही है कि जब सफिक्स में NESW जुड़ा हो, है ना, NEWS जुड़ा हो, नेस जुड़ा हो, तो वो चीज भी नाउन होगी। ऐसे ही और ER या OR, जब किसी चीज के एंड में ER या OR होता है तो ये किसी ऐसे इंसान की बात करता है जो कोई काम करता है। जैसे टीच के आगे ER लगा है तो पढ़ाने वाला इंसान, एक्ट के आगे OR लगा है यानी एक्ट करने वाला इंसान, पेंट के आगे ER लगा हुआ है तो यानी पेंट करने वाला इंसान, डॉक्टर के आगे OR लगा है यानी डॉक्टर करने वाला इंसान, किसी की सेवा करने वाला, किसी की चिकित्सा करने वाला इंसान। और ड्राइव के आगे ER लगा है यानी ड्राइव करने वाला इंसान। तो सीधी सी बात है, ER या OR लगा के भी आप नाउन बना सकते हो। फिर बात करते हैं SHIP की। जिस शब्दों के एंड में SHIP होता है वो भी नाउन ही होते हैं। जैसे फ्रेंडशिप, लीडरशिप, पार्टनरशिप। आगे चलते हैं। अब हुड, हुड हुड, दबंग 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 दबंग, सलमान खान वाला हुड है ना। तो चाइल्डहुड, मदरहुड, ब्रदरहुड, नेबरहुड, मैनहुड। अब ये ब्रदरहुड आजकल आपने ये सब बहुत सुना होगा, भाईचारा ऑन टॉप, है ना। तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे ब्रदरहुड ऑन टॉप, यानी ब्रदरहुड को हिंदी में भाईचारा कहते हैं, या भाईचारे को इंग्लिश में ब्रदरहुड कहते हैं। तो ये स्टेट बताता है, पीरियड बताता है, या किसी ग्रुप को बताता है। ठीक है, तो ये चाइल्डहुड है, ये पीरियड है। मदरहुड है, ये एक स्टेट है ना। ब्रदरहुड है, ये भी एक स्टेट है। नेबरहुड है, ये एक ग्रुप है। मैनहुड है यानी मर्दानगी, ये भी एक स्टेट है मान लो, है ना। इसी तरह से MENT, जिस शब्द के एंड में MENT हो वो भी नाउन होता है। जैसे डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, गवर्नमेंट, अचीवमेंट, अरेंजमेंट। जिसके एंड में ITY हो वो किसी चीज की क्वालिटी या कंडीशन पर दर्शाता है। जैसे ऑनेस्टी, प्योरिटी, इक्वालिटी, एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेम चीज होगी ANCE के साथ, यानी एंस या एंस के साथ, है ना, एंस या एंस के साथ। जैसे इम्पोर्टेंस, है ना, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, रेजिस्टेंस। जिसके एंड में ANC या ENC हो वो भी क्या है, वो भी नाउन होता है। आगे चलते हैं।
है ना। अब मैं आपको एक बार फिर से अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ, जो मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि टेस्ट सीरीज में आपको, क्योंकि देखो मैं अगर चीज आपको बार बार बताऊंगा तभी आपको कोई चीज समझ में आएगी ना। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, यानी एक टॉपिक मैंने नाउन पढ़ा दिया, यहाँ से तुम नाउन पढ़ना, जाके टेस्ट दे देना, नाउन तुम्हारा 100% पक्का हो गया, जिंदगी में कभी नाउन को नहीं बोलोगे। टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिर हर कॉन्सेप्ट पे तुमको सवाल मिलेंगे, एक क्वेश्चन। जैसे मान लो यहाँ मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए उस पर तुमको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, तो तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, अपनी चीजों को भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर तुम्हें टॉपिक वाइज तो टेस्ट मिलेंगे, फिर मिक्स टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे आरएसएस भी तुम्हें पेपर बना के देगी, उस तरह से तुम्हारा भाई भी तुम्हें पेपर बना के देगा, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, तो आपकी सारी ग्रामर की प्रैक्टिस भी एक साथ हो जाएगी। फिर इसमें एक्सप्लेनेशन भी भर भर के दी हुई है, ठीक है। यानी मान लो एक पर्सन है, वो तुम्हारा गलत हो गया, तो उसके नीचे इस तरह से एक्सप्लेनेशन डाली हुई है कि भाई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें वापस अपने नोट्स नहीं खंगालने पड़ेंगे, सारी डिटेल हो वो वहीं दी हुई होगी, ठीक है। और सीधी सी बात है कि सारे टॉपिक क्लियर होंगे, यानी इंग्लिश भी होगा, टीचिंग मेथड भी होगा, फोनेटिक्स भी होगा, और जो तुम्हारी लिटरेचर वाला पार्ट है वो भी इसमें क्लियर करवाया जाएगा। और कुछ एक खास बात यह है कि अभी अपन लोग कम है, ये चीज मेरे लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए अच्छी है कि अभी अपने पास बच्चे कम है, स्टूडेंट्स कम है। तो फायदा ये होगा कि अगर आपका कोई सवाल है ना, आपका कोई इशू है, तो वो अपन आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, जैसे आपको नॉर्मली पता है मैं टेलीग्राम पे हर बच्चे का रिप्लाई करता हूँ। तो वही बात है कि आपको फीडबैक भी अच्छा मिल जाएगा। तो यही बात है, देखो मैं इस बार टेस्ट सीरीज पे इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और सच्ची में तुम, मतलब मैंने 5 टेस्ट फ्री कर रखे हैं, एक बार जाके देखो। उन टेस्ट में तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, हम सॉरी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो पेड टेस्ट हैं, जो लॉग टेस्ट हैं, जिनको तुम खरीद के ही दे सकते हो, उनमें मैंने करीबन 5-6 लाइन की एक्सप्लेनेशन डाल रखी है। और उनका मैंने एक डेमो है वो टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, तो वो भी तुम देख सकते हो। पर्सन बहुत शानदार है, और जो आरएसएस का बदलता हुआ पैटर्न है ना, उस पर मैंने पर्सन बना रखे हैं। आरपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न है ना, उस हिसाब से मैं पैटर्न लेके आया। ये वाली टेस्ट सीरीज देखिए ना, तुम चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर देने चले जाना, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी मेरी एक दो बातें। अगला सवाल करते हैं, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डे बाय डे। अब देखिए इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अब अपन पढ़ेंगे कि नाउन के कैसे प्लूरल बन सकते हैं, क्योंकि नाउन से दो ही कॉन्सेप्ट आते हैं, नाउन की परिभाषा, नाउन के प्रकार, और नाउन को कैसे तुम प्लूरल बना सकते हो। अब देखिए आप सोचते हो कि सर एस या एस लगाते ही प्लूरल बन जाएगा, नॉर्मली अपन ये सोचते हैं एस या ई एस लगाते ही प्लूरल बन जाएगा। अब लेकिन अगर ऐसा कोई नाउन आ जाए, ठीक है, अब आपको पता है ये नाउन फ्रेज है, तो इसका आप प्लूरल कैसे बनाओगे, कि यहाँ पे एस लगाओगे या यहाँ पे एस लगाओगे या यहाँ पे एस लगाओगे। तो ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट है जो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये कि आपको इस फ्रेज को समझना होगा। देखिए ये फ्रेज है, पहले नाउन लिखा हुआ है ना, फिर प्रीपोजिशन लिखी हुई है, ठीक है, और फिर नाउन लिखा हुआ है। समझ गए, नाउन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन लिखी हुई है, और नाउन लिखा हुआ है, और दोनों नाउन है वो सेम है, ठीक है, दोनों नाउन है वो क्या है, सेम है। लेकिन एक बात आपको खास ये बताऊं कि जब किसी भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आती है और उसके बाद फिर से नाउन आता है, तो फिर ये नाउन है ना, ये सब्जेक्ट नहीं बचता, है ना। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और किसी भी फ्रेज में हम पहले सब्जेक्ट को प्लूरल करते हैं, तो जो एस या एस लगेगा ना, वो अपने पहले वाले नाउन के आगे लगेगा। समझ गए आप मेरी बात। तो यहाँ पे ये है ना, डेज बाय डे, ये सही होगा, यानी जो आपको एस लगाना है वो पहले डे के आगे लगाना है। आप मेरी बात समझ के एक बार फिर से समझने की कोशिश करो कि नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, जब आपको ये स्ट्रक्चर मिले और इसका आपको प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बीच वाली प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो जो भी प्लूरल बनना है, कुछ और करना है, वो होगा हमेशा मेन वर्ड के साथ। ये अपना हेड वर्ड हो जाता है फिर, है ना, हेड वर्ड, ये अपना हेड वर्ड हो जाता है। आप जब सेकंड ग्रेड पढ़ोगे तो उसमें टॉपिक चलता था एमएचएम, है ना, एमएचएम, मॉडिफायर, हेडवर्ड, मॉडिफायर, कि आपको एक छोटा सा मतलब शब्दों का समूह दिया जाता था, उसमें से पूछते थे कि इनमें हेडवर्ड कौन सा है और मॉडिफायर कौन सा है ना। तो देखो सीधी सी बात है, ये तो है अपना हेडवर्ड और ये दोनों है मॉडिफायर। ये थोड़ी एडवांस चीज है, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये अपने को समझना है कि इन तीनों में से मेन वर्ड ये है ना। तो मेन वर्ड ये है तो प्लूरल भी इसी का ही बनेगा।
तो डेज बाई डे होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ आर आफ्टर आर? निम्न में से आर आफ्टर आर के बाद की जो करेक्ट प्लूरल फॉर्म है वो क्या है? तो देखिए, जैसा कि जस्ट आपने अभी जो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, तो पहले वाले नाउन के बाद एस लग जाएगा, तो आर्स आफ्टर आर, है ना, आर्स आफ्टर आर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कप फुल? कप फुल की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? क्या वो कप्स फुल होगी, है ना, या वो कप्स फुल्स होगी, या फिर वो होगी कप फुल्स, है ना? तो बताइए कि भाई कप फुल की है वो प्लूरल फॉर्म क्या होगी? तो ऐसा कोई भी, है ना, ऐसा कोई भी नाउन आ जाए जिसके एंड में एफ यू एल सफिक्स लगा हो, तो उसमें अपन एंड में यस लगाएंगे, यानी कप फुल्स होगा, स्पून फुल्स होगा, स्पून फुल्स होगा, या फिर ये मान लो जैसे पॉकेट फुल्स होगा, हैंड फुल्स होगा। कप फुल यानी चम्मच भर के, हैंडफुल यानी हाथ भर के, ठीक है, माउथ फुल यानी मुंह भरा हुआ। जैसे किसी चीज अपन जैसे चम्मच भर के लेते हैं ना, तो अपन कहते हैं यार एक स्पून फुल दे दे, है ना। तो ऐसे में आपको पता है कि यहाँ पे ये स्पून फुल एक नाउन बनाने की कोशिश की है इन्होंने, तो एंड में यस लगेगा, ठीक है, एंड में यस लगेगा, तो इसलिए अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म इन मदर्स इन लॉ? कि भाई मदर इन लॉ की करेक्ट प्लूरल फॉर्म क्या होगी, यानी सास को आप प्लूरल कैसे बनाओगे, सासुएं कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर मदर इन लॉ का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, सास तो एक ही होती है। तो भाई साहब, मुसलमानों का नाम सुना है आपने? चार होती है। चलो छोड़ो, उनको तो छोड़ो। मान लो किसी का ससुर ही रंगीन हो, वो दो ले आए, तो वहां भी प्लूरल बन सकती है। और सबसे नॉर्मल है वो सिचुएशन ये होगी कि मान लो आपके घर पे कोई फंक्शन है, वहां आपकी सास बैठी है, आपके भाई की सास बैठी है, आपके पापा की सास बैठी है, आपकी बहन की सास बैठी है ना। तो ये क्या हो गई, सास में होगी, है ना, क्या होगी, सास वे होगी। तो वहां पे आप बोल सकते हो यहाँ पे अपने को जो मदर इन लॉ है उसकी प्लूरल फॉर्म चाहिए, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, वही होगा कि जो मदर है उसके आगे एस लगेगा, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन है ना, ये तो प्रीपोजिशन है और ये लो है। तो मदर इन लॉ, है ना, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, क्योंकि असल में तो वो सास में है, तो वो माँ वाला रिश्ता ही है ना, पराई माँ है वैसे, तो वो माँ वाला रिश्ता है, तो मदर के आगे आप एस लगाओगे, है ना। बाकी ये तो रिश्ता दिखाया हुआ है, इसके आगे एस कैसे लगेगा, है ना, इसके आगे एस नहीं लगता, तो मदर्स इन लॉ होगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स? ऑक्स की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? ऑक्स मतलब होता है सांड। तो आप कहोगे सर सिंपल है, या तो एस लगा दो या ई एस लगा दो। मैं कहूंगा वेरी गुड, लगा दो, और ऐसे करते ही आपके पेपर में 0.33% कट जाएंगे, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑक्स की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो एस या ई एस लगाने से नहीं बनती। ये कुछ स्पेशल प्रकार के नाउन होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म तो अलग होती है और जो प्लूरल फॉर्म है वो अलग होती है। जैसे देखो, है ना, सिंगुलर फॉर्म अलग होती है, प्लूरल फॉर्म अलग होती है। जैसे आपने ये सुना होगा, है ना, टूथ, ठीक, चाइल्ड, ठीक है, फीट, सॉरी फुट। तो इनकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है? भाई टूथ की प्लूरल फॉर्म होती है टीथ, है ना। टूथ का मतलब एक दांत, टीथ का मतलब एक बंदे के जितने भी दांत है वो सारे दांत। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। फुट का मतलब होता है एक फुट, और फीट का मतलब होता है प्लूरल। तो वैसे ही जो अपना ऑक्स है उसका प्लूरल बनेगा ऑक्सन। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, है ना, हमें कैसे पता चलेगा, हमको अंतर्यामी थोड़ी है, वैसे तो वो कुछ भी पूछ लेगा। तो देखो, वैसे तो मैं आपको जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन शब्दों की लिस्ट दे देता हूँ, है ना। जैसे एक होता है कैक्टस, ये है सिंगुलर, ठीक है, और ये है प्लूरल। तो कैक्टस का प्लूरल होता है कैक्टाई। फंगस होती है जो अपनी फफूंद होती है, उसका प्लूरल होता है फंगाई, ठीक है।
जो न्यूक्लियस होता है उसका प्लूरल होता है न्यूक्लाई, जो सिलेबस होता है उसका प्लूरल होता है सिलेबाई, ठीक है। जो क्राइसिस होता है यानी आपदा होता है उसका प्लूरल होता है क्राइसिस, जो थीसिस होती है उसका प्लूरल होता है थीसेस, जो एनालिसिस होता है उसका प्लूरल होता है एनालिसिस, है ना। अब आपने एक नाम सुना होगा फिनोमिना, फिनोमिना, तो फिनोमिना होता है प्लूरल और उसका सिंगुलर होता है फिनोमिनन। आपने एक शब्द सुना होगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया होता है प्लूरल और उसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। अब एक शब्द है डाटा, है ना, वैसे तो इसका सिंगुलर डेटम होता है, लेकिन आजकल ये वाला जो शब्द है इसे डेड मान लिया गया है, मृत मान लिया गया है। आजकल सिंगुलर भी डाटा ही होता है और प्लूरल भी डाटा ही होता है। अब बात करते हैं मैन की, तो जो मैन है उसका प्लूरल होता है मेन, जो वुमेन है उसका प्लूरल होता है वुमेन, जो चाइल्ड है उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, जो फूट है उसका प्लूरल होता है फीट, जो टूथ है उसका होता है टीथ, जो गूज है एक तरह का पक्षी होता है उसका प्लूरल होता है गीज, माउस का माइस और लाउस का लाइस। तो ये कुछ मेन मेन शब्द है जो आपके पेपरों में नॉर्मली पूछे जाते हैं, जिनसे मैंने आपसे सवाल पूछ लिए हैं, आपको डाटा उपलब्ध करवा दिया है। लेकिन अगर आपके चुल है और जानने की, आप चाहते हो कि सर हमें तो और बताओ, कम से कम 100 वर्ड तो बताओ, तो अभी गूगल पे जाना और उस पे लिख देना 100, है ना, मोस्ट कॉमन, ठीक है, इरेगुलर नाउन, है ना, इरेगुलर नाउन, ये चीज लिख देना तो तुम्हें वो लिस्ट दे देगा, उसको पढ़ लेना। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। वैसे ये इंडक्टिव मेथड आपको पसंद तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मतलब पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो कि सर पुरानी वाली थ्योरी से पढ़ाओ। तो देखिए वो उससे लोग सालों से पढ़ते आ रहे, आज तक किसी का भला नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। वो थ्योरी मैंने वैसे पहले पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट में जाना चेक कर लेना, है ना, एकदम डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी में जैसे एकदम एक्सप्लेन कर करके बड़े बड़े नहीं होते, वैसे भी मैंने पढ़ा रखे हैं, आप पढ़ लेना। लेकिन ये वाला जो तरीका है वो आपको ज्यादा जल्दी याद रहेगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ 30-35% देखने और आपके फट फट है ना रिवाइज कर पाओगे। वैसे में आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है तो उसमें ना 1-1.5 घंटा लग जाता है, इसमें आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपका नाउन का टॉपिक है ना वो चुटकियों में तैयार हो जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ इतनी डिटेल में किसी ने नाउन का टॉपिक नहीं करवा रखा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम्स, जो प्लूरल है कस्टम का। तो देखिए जो अपना कस्टम शब्द है ना, कस्टम शब्द है उसका मतलब होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज, है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि जब अपन इसके आगे एस लगा देते हैं, जब अपन इसके आगे एस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बॉर्डर पुलिस, है ना, जो टैक्स का ध्यान रखती है, बॉर्डर पुलिस जो टैक्स का ध्यान रखती है। तो ये वाले पर्सन के पीछे का रूल ये है कि जब आप कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्लूरल में तो सॉरी सिंगुलर में तो मतलब अलग होता है और प्लूरल में अलग मतलब होता है, जैसे सिंगुलर में कुछ और मतलब होगा और जैसे ही इनके आगे एस लगेगा उनका मतलब चेंज हो जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन और हैबिट, और एस लगते ही कस्टम्स बनते ही इसका मतलब हो गया गवर्नमेंट टैक्स ड्यूटी एट बॉर्डर, है ना। तो सर अब एक बात बताओ कि हमें कैसा पता चलेगा ये कौन कौन से शब्द है। तो चिंता मत करो, आपका भाई बैठा है ना, मैं बताऊंगा आपको, है ना, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द है जिनका सिंगुलर में मतलब अलग होता है, प्लूरल में मतलब अलग होता है। देखिए बताते हैं, चलिए। तो चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट देख लेते हैं जिनमें सिंगुलर तो उनका मतलब अलग होता है और प्लूरल में उनका मतलब है वो चेंज हो जाता है, यानी एस या ईएस लगाते ही उनका मतलब चेंज हो जाता है। एक अपन ने देख ही लिया जिसका मतलब होता है कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। लेकिन जैसे ही अपन ने इसके आगे एस लगाया तो इसका मतलब बन गया गवर्नमेंट टैक्स ड्यूटीज। इंग्लिश भी खूब मजे लेती है ना, मतलब हर कुछ बना देते हैं वो अपने हिसाब से। मतलब पहले तो आपने ये सीखने में लगा दिया कि भाई नाउन है ना, जो अपना नाउन है ना, उसके आगे एस या ईएस लगाने से वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने आगे जाके ये सीखोगे कि जो वर्ब होती है उसके आगे एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बन जाएगी, है ना। फिर ये वाला रूल आता है कि भाई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे एस या ईएस लगाने से उनका मतलब ही चेंज हो जाता है। तो तहसील बिड़ाशो के यार कड़े बच गया क्या कि इंग्लिश है, मजा ले पड़ी। लेकिन देखो कुछ रूल है, ये थोड़ा थोड़ा याद कर ले तो समझ में आ जैसे,
फिर बटकड़ों को अनपढ़ सी, एक बार नौकरी लग जाए ना तो चाहे इंग्लिश की किताबा ने ढेर में रख के तूड़ी लगा दी, लेकिन जितना दिन नौकरी नहीं लागो बिता दिन तो पढ़नो पड़सी लाला। ठीक है। आर्म्स, आम, आम का मतलब होता है हाथ, आम का मतलब होता है हाथ, है ना, वो ठाकुर वाले हाथ थे ना, वही वाले हाथ। लेकिन जैसे ही उसके आगे एस लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है वेपन। और आपको ये चीज पता कैसे चलेगी कि वो हाथों की बात नहीं कर रहा है, वह आम की बात कर रहा है, हथियार की बात कर रहा है, क्योंकि वहां पे जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो वो मतलब दे देगा, आपके समझ में आ जाएगा कि ये भाई साहब हाथ की बात करना चाहता है या वेपन की बात करना चाहता है ना। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि जैसे यहाँ पे है कि कलर आम और आर्म्स, उनका मतलब हाथ, मतलब हाथ भी हो सकता है, वेपन भी हो सकता है, आप मेरी बात समझिए। ठीक है, वो आपको सेंटेंस देख के पता चलेगा कि ये केस की बात कर रहा है। फिर बात करता है कलर, कलर यानी रंग, तो उसके आगे एस या ई एस लगाते ही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लैग या एम्बलम, यानी एक तरह से झंडे की बात आ जाएगी। फिर बात आ जाएगी लेटर्स, लेटर्स यानी भाई शब्द, अल्फाबेट के शब्द। लेकिन जैसे ही इसके आगे अपन एस लगा देंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा लिटरेचर, है ना, नॉलेज। जैसे आपने एक मुहावरा सुना होगा, मैन ऑफ लेटर्स, है ना, मैन ऑफ लेटर्स। तो किसी विद्वान आदमी के लिए, किसी वाइस आदमी के लिए यूज किया जाता है मैन ऑफ लेटर्स, यानी विद्वान आदमी। तो वो यहीं से निकला है कि लेटर का आगे जैसे ही आप एस लगाते हो, उसे लेटर्स बनाते हो, तो उसका मतलब हो जाता है नॉलेज हो जाता है। ठीक है, लिटरेचर हो जाता है, तो साहित्य से या विद्वानता से उसका जो सेंस है वो लिया जाता है ना। फिर बात है वर्क, वर्क का मतलब होता है नॉर्मल काम, ठीक है, नॉर्मल टास्क। लेकिन वर्क के आगे जैसे ही आपने एस लगाया तो उसका मतलब हो गया साहित्य कृति, है ना, या फिर फैक्ट्री। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा, जैसे आप कभी कभी ये मान लो कि इंडस्ट्रियल एरिया में गए होगे, तो वहां पे लिखा होता है आयरन वर्क्स, है ना, आयरन वर्क्स यानी लोह उद्योग, इसका मतलब होता है लोह उद्योग। वुड वर्क्स यानी कास्ट उद्योग। तो सीधी सी बात है, एस लगाने से एक तो बनता है क्या, फैक्ट्रीज। और एक जैसे मान लो कोई कवि है, वो अपनी साहित्य कृतियां छपवाता है, तो एक कवि की साहित्य कृतियां उसके वर्क्स बोली जाती है, वो भी तो उसका काम ही है एक तरह से, उस मतलब साहित्य कृतियों में भी तो उसने काम ही किया है। तो किसी कवि की साहित्य कृतियां भी वर्क्स बोली जा सकती है, उसका मतलब जो क्रिएशन है वो वर्क्स बोला जाएगा, चाहे वो पेंटिंग हो या फिर वो कोई किताबें हो, कोई पोएम हो, कोई नोवेल हो, कुछ भी हो। ठीक है। फिर बात करते हैं फोर्स, है ना। तो फोर्स के आगे, फोर्स का मतलब होता है पावर, होता है स्ट्रेंथ, होता है ताकत होती है, जो आप नॉर्मली बोलते हो। लेकिन फोर्स के आगे एस या ईएस लगने से वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है मतलब भाई सेना की टुकड़ी, है ना, या फिर सेना, जैसे एयरफोर्स, है ना। तो अब हवा की ताकत हो रही है, वो क्या है, वायुसेना हो जाती है। आप बोलते हो कि नेवी, है ना, या फिर भाई ऐसे ही देख लो कि सीधी सी बात है, इतना तो सिंपल सी चीज आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स का मतलब पावर होता है या स्ट्रेंथ होता है, लेकिन उसके आगे एस या ईएस लगाने से वो ट्रूप्स या आर्मी में बदल जाता है। ठीक है। पेन, पेन का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा। लेकिन पेन के आगे एस लगाने से उसका मतलब हो जाता है आपने किसी के लिए जो एफर्ट्स है, ट्रबल्स है, वो उठाई है, उसका मतलब हो जाता है पेन्स। ठीक है। आयन, आयन का मतलब है मेटल, और आयंस का मतलब टूल, है ना, आयंस का मतलब टूल। ठीक है। मैनर, मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका, किसी चीज को करने का कोई तरीका, किसी चीज को करने का कोई मेथड। लेकिन जैसे ही अपन मैनर के आगे एस लगा देते हैं तो वो बन जाता है एटिकेट बिहेवियर। अपन कहते हैं यार इस बंदे को तो मैनर्स ही नहीं, है ना, बड़ों से बात करने का तरीका ही नहीं है, या अपन ऐसे बोल देते हैं यार इस बच्चे के मैनर्स देखो कितने अच्छे हैं, इस बच्चे के संस्कार देखो कितने अच्छे हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, जब मैनर सिंगुलर होता है यानी उसके आगे एस या एस नहीं लगा होता, तब तो उसका मतलब होता है वे या मेथड। लेकिन जब उसके आगे एस या ई एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है एटिकेट और बिहेवियर। ठीक है। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है सोल, एनर्जी, ताकत, आत्मा, है ना, आत्मा, आत्मा, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। लेकिन जैसे ही स्पिरिट के आगे एस लग जाता है तो उसका मतलब बन जाता है ढोला मारू, आई मीन एल्कोहल, है ना, देसी आई एकदम, मतलब जो एकदम पावरफुल एल्कोहल होती है, जो प्योर एल्कोहल होती है, जो मतलब कोई इंसान जितनी प्योर एल्कोहल पी सकता है उतनी प्योर एल्कोहल होती है, उसको बोलते हैं अपन स्पिरिट्स। ठीक है। एयर, एयर का मतलब एटमॉस्फेयर होता है, और उसके आगे एस या ईएस लगने से अपन किसी का बिहेवियर की या किसी के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। ठीक है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट,
रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड, ठीक है, रिगार्ड यानी किसी को इज्जत देना। लेकिन जैसे ही अपन उसके आगे एस या ईएस लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है ग्रीटिंग करना, कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। जैसे कि आई नीड टू पे माई रिस्पेक्ट्स, यानी कि भाई मेरे को है वो ग्रीट किया आने दो या किसी से मिल आने दो। जैसे मान लो आप अपने दोस्त की शादी में गए हो, है ना, तो आप उसके फादर से क्या करोगे, आप उसके फादर को मतलब रिस्पेक्ट्स पे करोगे, यानी अपना परिचय दोगे, उनसे मिलोगे, बातचीत करोगे, है ना, आप बताओगे कि हाँ मैं शादी में आया हूँ। तो वो क्या होती है, एक तरह की ग्रीटिंग करना होती है। आगे चलते हैं। गुड टर्न, है ना, गुड टर्न का मतलब होता है काइंड एक्ट, एक अच्छा काम। लेकिन जैसे ही गुड टर्न्स हो जाता है उसका मतलब होता है एक तरह से फेवर, यानी एहसान, ठीक है, एहसान। फुट, फुट का मतलब पैर, और फीट, फीट का मतलब होता है वो नापने वाला। समझ गए तुम मेरी बात। ग्लास, ग्लास का मतलब होता है मटेरियल यानी कांच। लेकिन जब उसके आगे एस लग जाता है और ग्लासेस बन जाता है तो उसका मतलब होता है चश्मा, है ना। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है चश्मा। लाइट, लाइट का मतलब ब्राइटनेस, चारनो, और लाइट्स का मतलब लैंप, लोटियो, है ना। क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे। क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का चौथाई भाग, जो तुम समझ रहे हो वो वाला नहीं, ठीक है। किसी चीज का चौथाई भाग होता है क्वार्टर। लेकिन जैसे ही क्वार्टर के आगे एस लग जाता है तो ये वो वाली चीज है जो तुमको मिलेंगे जब तुम सरकारी नौकरी लगा के अपने जिले से बाहर जाओगे, यानी रहने के लिए स्थान। ये घर से चौथाई छोटा होता है, यानी एक घर का चौथा टुकड़ा होता है, इसलिए इनको क्वार्टर्स बोलते हैं। ये होते हैं लिविंग प्लेसेस, है ना, यानी रहने योग्य स्थान। फिर बात आती है कंपास की। कंपास का मतलब होता है रेंज, और कंपासेस का मतलब होता है ड्राइंग या मेजरिंग इक्विपमेंट। फिजिक्स, है ना, फिजिक, फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन, और फिजिक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस यानी साइंस की एक शाखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाले वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनको एक बार नजरों में से काट लेना। बाकी इस कॉन्सेप्ट से और बाहर प्रश्न नहीं आते। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स कैन नॉट बी मेड प्लूरल। तो देखिए ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा नाउन है जिसको तुम प्लूरल नहीं बना सकते, है ना, जिसको तुम क्या कर सकते हो, प्लूरल नहीं बना सकते। तो एक चीज देखो, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो ये तो पहले से ही प्लूरल है, तो इनको तो काट देंगे, है ना। बचा एक, एडवाइस, है ना, एडवाइस। तो ये तो हो गया एक तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडवाइस है, ठीक है, वो प्लूरल क्यों नहीं बन सकता, है ना। तो पहली बात तो आप जान लो कि कुछ नाउन होते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन न तो सिंगुलर होते हैं न प्लूरल होते हैं, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसलिए न उनका प्लूरल बनता है न उनका सिंगुलर बनता है। उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लो आपकी महिला मित्र, ठीक है, महिला मित्र की आपसे लड़ाई होगी, जोड़ हो गया, अब थे भी 3 दिन से रोटी कौन खा रहे, आप बा भी 3 दिन से रोटी कौन खा रहे। तो आप गए, आप अपने दोस्त के पास कि यार बता मेरे को क्या करना चाहिए। तो उसने कहा यार एक तो तेरे को फोन करके माफी मांगनी चाहिए, है ना। फिर अगली बार जब उससे बात करे तो उससे इज्जत से बात करना। फिर उसे भी बोल कि जब तू मेरे से बात करे तो थोड़ी प्यार से बात करे, अगर मन कालियो कालियो के नाते आकर, है ना। तो उसने ये 3 बातें बताई। तो ये तीनों बातें ही एडवाइस है, यानी ये तीनों बातें जो उसने ये 3 आपको स्टेप बताए हैं, ये 3 आपको सलाह दी है। तो हिंदी में तो ये सलाह है तीनों अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में तो ये सारी सिर्फ एक जोड़ को, यानी जो एक लड़ाई है उसको सोल्व करने के लिए आपको ये तीनों बातें बताई है ना, तो ये तीनों एक ही एडवाइस है ना, ये तीनों क्या है, एक ही एडवाइस है। और ये तीनों चीज हैं वो एक एडवाइस के अलग अलग टुकड़े हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज है वो इंग्लिश में एक ही मानी जाती है, यूनिटी मानी जाती है, इसलिए अपन इसको न तो कभी सिंगुलर लिखते हैं न कभी प्लूरल लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सिचुएशन के पीछे एक ही एडवाइस दी जाएगी। अब उसमें तुम्हें वो अगला कितनी भी बातें बताएं वो एक ही एडवाइस के अंदर आते हैं। अब ऐसे कुछ और भी शब्द होते हैं जिनको आप प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे एडवाइस अपन ने बात करी ही, ठीक है। फिर बात करते हैं फर्नीचर की। अब आप कहोगे सर बावली बात करोगे, फर्नीचर प्लूरल बनी होगी, अलमारी नाको होगी, सोफा सेट नाको होगी, टेबल नाको होगी, ड्रेसिंग सिसो नाको होगी, तो ए कोई एक थोड़ी हो आग्रह, तो मेरा लाला हो एक। जैसे ये आपका एक रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है, मान लो आपकी शादी होगी और ये आपका रूम है।
आपने दहेज लिया नहीं, अपने खुद के पैरों पे खड़े हो गए आपने शादी की है और अपने पैसों से आपने फर्नीचर बनवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लगा हुआ है आपका ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। ये है आपका बेड, ठीक है। और इस तरफ मान लो कुछ टेबल कुर्सियाँ डली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे है वो है आपका कारपेट। तो अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें हैं जो एक कमरे के अंदर है, वो कहलाता है फर्नीचर। यानी इन सारी चीजों को मिला के अपन बोलेंगे कि हाँ भाई ये फलाने फलानी चीजें हैं, वो इस रूम का फर्नीचर है ना। अब इसमें बेड है वो फर्नीचर का एक टुकड़ा है, ये कारपेट है ये फर्नीचर का एक टुकड़ा है, ये जो ड्रेसिंग टेबल है ये फर्नीचर का एक टुकड़ा है, ये टेबल है ये फर्नीचर का एक टुकड़ा है। ये अलग अलग टुकड़े हो गए, लेकिन ये सब मिलके फर्नीचर को बनाते हैं, है ना। एक रूम में जितना भी सामान पड़ा होता है वो उस रूम का फर्नीचर कहलाता है। ऐसा ही बात आती है म्यूजिक की, सीनरी की। सीनरी कभी प्लूरल नहीं बन सकती, सीनरीज कभी नहीं होगा, हमेशा सीनरी होगी, है ना। अब आप बोलो कि यार चूरू की सीनरियाँ बहुत अच्छी है, तो चूरू तो एक ही है। अब उसके आर पार जो मतलब नेचर ने उसको घेर रखा है वो नेचर भी एक ही है, तो चारों तरफ की तो जितनी भी सीनरी है ना वो एक ही कहलाएगी, अलग अलग नहीं हो सकती। इसलिए सीनरी भी एक ही होती है ना। उसी तरह से अब थोड़ा तुम चौंकोगे कि मनी, पैसा, है ना, पैसा, ये भी क्या होता है, ये भी भाई अनकाउंटेबल होता है। तो आप कहोगे सर हम तो गिन सकते हैं, सरकार भी इनके देती है, 500 का नोट देती तो है, 1000 का नोट देती तो है, तो वो 500 रुपए देती है। और रुपए एक करेंसी है, लेकिन जो मनी होती है, जो मुद्रा होती है, वो अनकाउंटेबल होती है इंग्लिश के अंदर, है ना। जैसे तुम ऐसा कभी नहीं बोलोगे 5 मनी, ठीक है, 10 मनी, ऐसा तुम कभी नहीं बोलोगे। तुम क्या बोलोगे? 5 रुपी, ठीक है, रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 6 रुपीज, ऐसे बोलोगे तुम, है ना। वैसे ही इंफॉर्मेशन, जानकारी है, वो भी भाई प्लूरल नहीं होती। नॉलेज, होमवर्क, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, बीएड, न्यूज, वेदर। अब देखो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, कि जो ये वाला शब्द है, आप कहोगे सर इंफॉर्मेशन कैसे प्लूरल नहीं होती। मान लो एक बंदा आया, उसने तुम्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी, किसके बारे में? उसकी खुद की शादी के बारे में। तो वो असल में एक ही इंफॉर्मेशन है, उसने शादी के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया। अब वो जो अलग अलग बातें बता रहा है ना, वो इंफॉर्मेशन के टुकड़े कहलाते हैं। सेम चीज होती है नॉलेज के साथ, है ना, कि ज्ञान है वो आदमी में एक ही होता है। अब वो अलग अलग सेक्टरों में ज्ञान है, वो ज्ञान के टुकड़े हैं, इनको तुम नहीं तोड़ सकते। होमवर्क, मान लो तुम स्कूल आए, तुम्हें मैथ का होमवर्क अलग मिला हुआ है, तुम्हें भाई हिस्ट्री का होमवर्क अलग मिला हुआ है, तुम्हें लिटरेचर का होमवर्क अलग मिला हुआ है। लेकिन होमवर्क का असली मतलब तो होता है घर पे किए जाने वाला काम। तो ये तीनों होमवर्क के अंदर ही आते हैं, इसलिए होमवर्क है वो हमेशा सिंगुलर होता है। चाहे पोएट्री ले लो, है ना। एक लगेज है, लगेज का मतलब है सामान। जब आप कहीं जाते हो अपना सामान पैक करके जाते हो, तो उसको बोलते हैं लगेज। तो जितना भी सामान आप एक साथ पैक करके ले गए हो ना, वो आपका लगेज कहलाता है। उसमें अलग अलग सूटकेस को गिन सकते हो आप, लेकिन सामान को अलग अलग नहीं गिन सकते, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चल, हाउ डू यू मेक फर्नीचर प्लूरल इन काउंटेबल सेंस। लेकिन मान लो कि थे नकता हो ही जाओ कि गुरुजी मन तो बताओ कि ई फर्नीचर ने प्लूरल कया बनानो है। मन तो आ बात इंग्लिश का सेंटेंस में बनानी है कि दो फर्नीचर ले आया मैं, है ना। मान लो भाई का दाई जब दो फर्नीचर आया, मान लो ये बात है, ये आपको प्लूरल बनानी है, थे अड़ी क्या, तो इसका एक तरीका होता है। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि दो फर्नीचर लेके आए, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि दो फर्नीचर के टुकड़े लेके आए। यानी जब भी आपको फर्नीचर को प्लूरल या सिंगुलर बनाना हो या गिनती बतानी हो उसके आगे, तो आप लिख सकते हो अ पीस ऑफ फर्नीचर या पीसेस ऑफ फर्नीचर, यानी 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर, 3 पीसेस ऑफ फर्नीचर, 5 पीसेस ऑफ फर्नीचर, है ना। तो वो है, वो आप अलग अलग बता सकते हो। देखो पीछे मैंने एक चीज और नहीं बताई आपको, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे कि सर ब्रेड है वो प्लूरल कैसे नहीं होती। तो ब्रेड ब्रेड इसलिए प्लूरल नहीं होती कि जब बेकरी में ब्रेड को सेका जाता है तो एक बड़े डो को एक साथ सेका जाता है, ठीक है। फिर उनके टुकड़े किए जाते हैं और बेंच आ जाता है। तो अब आप अगर इन 5 टुकड़ों की बात करो ना, तो ये 5 अलग अलग ब्रेड नहीं है, ये 5 अलग अलग ब्रेड के टुकड़े हैं। ब्रेड एक ही होगी भाई साहब, समझ गए। तो बस यही है भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल बनाने का तरीका। तो अब आपको बात करनी है कि 5 ब्रेड के टुकड़े, तो 5 पीसेस, है ना, ऑफ ब्रेड। आप कहो किसी ने मेरे को 5 एडवाइस दिया, आप ये कहना चाहो, तो आप बोलोगे 5 पीसेस
है ना, ऑफ एडवाइस। अब एक चीज ध्यान रखना, जो एडवाइस एस ई वाला होता है वो वर्ब होती है, हाँ, और जो ये सी ई वाला है ये क्या होता है, ये होता है नाउन। और ब्रेड का भी अगर आप बनाना चाहो तो मैंने बता ही दिया। न्यूज का भी आप ऐसे ही बनाओगे, है ना, 5 pieces ऑफ न्यूज। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, इनमें से कौन सा है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, उसके आगे आर लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, वर लिखा हुआ है। तो जब मैथमेटिक्स की बात आए तो हमेशा इज आएगा। जब भी अपन किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना, किसी विषय की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमेशा होता है सिंगुलर। सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स इज फन, है ना, मैथमेटिक्स है वो फन है मेरे लिए। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके आगे एस लिखा हुआ हो, सॉरी, कोई भी सब्जेक्ट आ जाओ, एस की जरूरत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाओ, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात नहीं बताना चाहता, मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। अब जैसे मैथमेटिक्स देख के आप अगर नॉर्मली देखो, मेरे ये बताने से पहले आपको एस लिखा हुआ दिखाई दे, तो आप इसे प्लूरल मान सकते हो। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे, सॉरी, जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, तो इन सब के आगे एस लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो सारे सब्जेक्ट के नाम है, तो ये सारे सिंगुलर होंगे। फिर आती है बीमारियां। अब बीमारियों का अब ये नाम है मीजल्स, है ना, ये नाम है मीजल्स, ये प्लूरल नहीं बनाया हुआ, इसका नाम ही मीजल्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। जैसे एक अच्छे से उदाहरण पे बताता हूँ। मान लो आप टमाटो केचप की बोतल लेके आए, है ना, या फिर मान लो वो थैली सी आती है वो लेके आए। अब उस पे लिखा हुआ है फ्रेश, है ना, टोमेटोज, फ्रेश टोमेटोज, मान लो ये लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि ये अब इसका नाम है, ये इसका नाम है फ्रेश टोमेटोज। जरूरी नहीं है कि ये फ्रेश टोमेटो से बना हुआ है या नहीं। जैसे किसान का आता है, ठीक है, किसान का आता है ना, किसान का आता है फ्रेश टोमेटो सॉस। तो फ्रेश टोमेटोज उसका नाम है, कंपनी ने नाम ही फ्रेश टोमेटो रख दिया। असल में वो फ्रेश टोमेटो से बना हुआ नहीं है, उसमें पता नहीं दुनिया भर के कौन कौन से केमिकल डले हुए हैं। लेकिन ये क्या होती है, ये टेक्निक होती है, मार्केटिंग टेक्निक होती है ना। अब किसी गाड़ी का नाम ही फास्ट रखने देने से, जैसे स्विफ्ट है, स्विफ्ट एक चिड़िया होती है जो बहुत तेज उड़ती है, तो वो गाड़ी तेज नहीं है, उसका नाम तेज है ना, तो बस वही वाली बात है। फिर कुछ खेल्स के नाम आते हैं, सॉरी, कुछ खेलों के नाम आते हैं जिनके आगे एस लिखा हुआ होता है, लेकिन वो आएंगे हमेशा सिंगुलर में। जैसे बिलियार्ड, डार्ट, है ना, या जिम्नास्टिक, ये ऐसे खेल है, एस्थेटिक्स, ये ऐसे खेल है जो एस लिखा हुआ होता है, इनको तुम सब्जेक्ट भी मान सकते हो। तो भाई साहब ये दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते हैं हमेशा प्लूरल है। चाहे सांख्यिकी मान लो, भाषाविद मान लो, कुछ भी मान लो, ये सारे क्या होंगे, ये सारे सिंगुलर होंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज करेक्ट व्हेन रेफरिंग टू नॉवल और सीरीज, इनमें से क्या करेक्ट होगा जब आप किसी नॉवल की बात कर रहे हो, किसी सीरीज की बात कर रहे हो, किसी किताबों की बात कर रहे हो, है ना। अब देखो वही वाली बात जो मैंने गाड़ी के रूप में बताई थी, एक बार फिर से बताऊंगा। अब किताब का नाम ही है लॉर्ड ऑफ रिंग्स, है ना, किताब का नाम ही है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, यानी अंगूठियों के राजा। मान लो किताब का नाम है अंगूठियों के राजा, तो अब चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, किताब का नाम चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, है तो वो एक किताब, तो अपन उसे हमेशा गिनेंगे सिंगुलर, है ना। जैसे मान लो किसी किताब का नाम है एवेंजर, या किसी मूवी का नाम है एवेंजर, एवेंजर्स, है ना। अब मूवी का नाम एवेंजर्स होने से वो 5 फिल्में थोड़ी होगी, फिल्म तो एक ही है ना, मूवी तो एक ही है, तो नाम चाहे कुछ भी रख दो, है ना। जैसे मान लो मूवी का नाम है दीवाने, है ना, दीवाने प्लूरल है लेकिन मूवी तो एक ही है ना। तो जब अपन ऐसे ही किताबों की बात करते हैं तो नाम चाहे कुछ भी हो, आपको मानना उनको सिंगुलर ही है। तो अब देखो ये किताब है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो ये सिंगुलर ही होगी, ये प्लूरल नहीं होगी। और अब तुम लोग मत डरना कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि ये किताब है या और कुछ है, तो वो तुम्हें सेंटेंस में लिख के देगा,
वो सेंटेंस में ये तुम्हें आराम से बता देगा कि मैं किताब की बात कर रहा हूँ, नॉवल की बात कर रहा हूँ, मूवी की बात कर रहा हूँ, किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चल। ऐसे ही कुछ और किताबों के नाम है, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, शायद मैंने ये बोला था कि अब आगे टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैं 4 दिन से शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू की कुछ देर की वीडियो बन गई थी, मेरे को छोटा सा काम हो गया था, मेरे को वीडियो बंद करके मैं बाहर गया, जैसे ही वापस आया ना, मैंने पूरी वीडियो बनाई, उसकी आवाज़ खराब हो गई। फिर मैंने अगले दिन फिर से कोशिश की, फिर से आवाज़ खराब हो गई। फिर मैंने अगले दिन फिर से कोशिश की, फिर से आवाज़ खराब हो गई। तो आज मैं ये वीडियो 4 बार शूट कर चुका हूँ, अब मैं 5वीं बार शूट कर रहा हूँ, है ना। और मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें टेस्ट सीरीज के बारे में क्या क्या बताया था। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी टेस्ट सीरीज की थोड़ी सी खासियत तुम लोगों को, क्योंकि सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज पे। मैंने ग्रुप में सैंपल टेस्ट डाला था, तुम देख लोगे ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा, है ना। मैंने क्या किया है, हर क्वेश्चन अपने, हर कॉन्सेप्ट पे, है ना, हर कॉन्सेप्ट पे मैंने तुमको क्वेश्चन दिया, ठीक। और मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, हर क्वेश्चन की मैंने इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको अपने नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छी सी समझ में आने वाली भाषा में मैंने तुमको वो एक्सप्लेनेशन है वो वहीं दे दी है, ठीक है। फिर जो आरपीएससी और आरएसएसबी है ना, उनका जो पैटर्न बदल रहा है, जिस तरह से वो अलग अलग तरह से सवाल पूछ रहे हैं ना, उस आधार पर मैंने सवाल पूछे हैं, उस आधार पर मैंने सवाल बनाए। सिंपल भी है, मीडियम भी है, अत्यधिक कठिन सवाल भी है, हर तरह के सवाल हैं। मतलब अगर आपने ये वाली टेस्ट सीरीज दे दी ना, तो इससे बाहर है वो, क्या बोलते हैं कि सवाल नहीं आए। और आपको पता है कि मैं 2 से 3 बार तो आपको प्रीवियस पेपर करवा चुका हूँ पीछे के, तो मैंने खुद सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, तो उनका भी मैंने अच्छे से विश्लेषण कर रखा है ना। और सबसे अगर कोई अच्छी बात है ना, वो मेरे लिए तो अच्छी नहीं है लेकिन तुम लोगों के लिए अच्छी है, कि अपने अभी अपना नंबर है वो छोटा है, यानी अपने साथ स्टूडेंट है वो कम जुड़े हुए। तो आपको अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई सवाल में किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मैं उसका हल कर दूंगा, है ना। क्योंकि मान लो अगर अपने 50,000 सब्सक्राइबर हो तो शायद मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँ, लेकिन अब मैं टाइम दे पाऊंगा, तो इसका आप लोग अच्छे से फायदा उठा सकते हो, ठीक है। मैं रोजाना एक दो टेस्ट डाल देता हूँ, और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो ये 3rd ग्रेड का सिलेबस है, ये भी मैं पूरा करवा दूंगा, और आने वाले 15-20 दिन के अंदर आपकी जो पूरी टेस्ट सीरीज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जितनी मर्जी है उतनी बार टेस्ट देना, जितनी बार तुम टेस्ट दोगे उतनी बार वो जो सीक्वेंस है क्वेश्चन का वो चेंज होके आएगा, और जो पर्सन है ना वो, सॉरी, जो ऑप्शन है वो भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो तुम्हें हर बार है ना पेपर देने में मजा आएगा। मान लो एक बार अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर से थोड़ा पढ़ना, फिर से पेपर देना, तुम्हें नया जैसा एक्सपीरियंस होगा, ऐसा लगेगा तुम ये पेपर पहली बार दे रहे हो और तुम अपना आकलन है वो अच्छे से कर पाओगे। अब मैं नहीं बोलूंगा टेस्ट सीरीज के बारे में इस वीडियो में, कुछ बाकी रह गया हो तो मैं बाद में बता दूंगा। और यह बता दूं कि अब इस तरह से, जिस तरह से मैं फिलहाल नाउन पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही आगे की सारी क्लासेस आएंगी। अब मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा, रेगुलर का मतलब है एक दिन छोड़ के एक दिन, है ना, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस नहीं लूंगा। लेकिन जैसे ही अपने ये जो कोर्स है वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, है ना, क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उनको अपन लाइव क्लासेस में करेंगे। और जैसे अक्टूबर, अब दीपावली के आसपास ही आपकी ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, विज्ञप्ति आ जाएगी, आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। तो अब सीरियस हो जाओ, तैयारी कर लो। और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं उनको पूछ ही लो तुम कि कितना मजा आ रहा होगा पेपर देने में। आगे चलते हैं। तो मैंने जैसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, पीछे जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था तुम लोगों को, कि कुछ ऐसी किताबें होती हैं, या कुछ अगर किताबों के नाम आ जाए तो उनको हमेशा सिंगुलर मानना है। तो ये कुछ खास किताबों के नाम है जो पेपर वाले बार बार में पूछते हैं। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, ये किताब भी है, ये मूवी भी है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, किताब भी है, मूवी भी है। लिटिल वुमेन, अब देखो वुमेन में यहाँ प्लूरल है ना, तो आप सोच लो कि भाई प्लूरल ही होगा, नहीं, ये किताब का नाम है। द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेयर, अब एडवेंचर्स यहाँ भी तुम प्लूरल समझ लो। द पिलर ऑफ द अर्थ, पिलर्स ऑफ द अर्थ, है ना। द सेवन हस्बैंड ऑफ एवलिन ह्यूम, या सुसनाज सेवन हस्बैंड, जो रस्किन बॉन्ड की किताब है। तो यही बात है कि किताब में चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आपको उसको सिंगुलर ही मानना है, और वो सेंटेंस में लिख के देगा आपको कि हाँ मैं किताब की बात कर रहा हूँ। तो आपको वो ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा, डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की दिक्कत तो पता है क्या है,
तुम लोग खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। जैसे मैंने ये बताया कि भाई किताब का नाम सिंगुलर होगा, तो तुम अब अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, सोच रहे हो मन मन में कि अगर कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसमें मेरे को पता ही नहीं कि ये किताब है और उसने प्लूरल सिंगुलर पूछ लिया, तो मैं तो बच जाऊंगा। सर तो मेरे को पता ही नहीं रहे उसका हल कैसे करना है, दुनिया में पता नहीं कितनी सारी किताबें, किन किन का नाम ध्यान रखूंगा मैं। तो बचिया को नहीं हो गई यहाँ, ठीक है। अगर वो किताब के बारे में पूछ रहा है तो वो आपको जो क्वेश्चन है या जो सेंटेंस है उसमें वो क्लियर करेगा कि मैं किताब के बारे में पूछ रहा हूँ। समझ गए? आगे चलते हैं। अब ये है कि विच इज करेक्ट है, इनमें से कौन सा सही है। कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही थी, पुलिस आ चुकी है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा आपको सिंगुलर दिखेंगे लेकिन होते वो प्लूरल है। अब देखेगा सर इंग्लिश मजा लेना हमको कम भी कौन छोटे कहीं यहाँ, कब पहली तो थे ऐसा शब्द बताया जो दिखना प्लूरल होवे लेकिन होवे सिंगुलर है। फिर थे ऐसा शब्द बताया जिको प्लूरल सिंगुलर बने ही कोनी। फिर थे ऐसा शब्द बताया कि चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, माने हमेशा सिंगुलर ही मानना है, जहाँ कुछ किताबों के नाम। फिर देखा अब ऐसा शब्द बता रहे हो जो थाने लगेगा सिंगुलर लेकिन होगा प्लूरल। सर कहीं यहाँ बेरो पड़े हो माने। मैं तो छोटी सी जान ना, बहुत सा लोग है तार जो पहली बार तैयारी करने की कोशिश करे मैं डर गया हो गया कि यार इतने सारे कॉन्सेप्ट याद कैसे रखे जाएंगे। तो इसका जो इलाज है वो है प्रैक्टिस। वो एक वो कहावत है ना, अब मेरे को क्या है कहावतें भी अच्छे से नहीं आती, मैं बोलूंगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कर कर करत करत अभ्यास जड़मती होगा सुजान। वही बात है कि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यार पत्थर मतलब पत्थर पे भी रस्सियों से निशान पड़ गए थे, तो ये चीज तो तुम कर ही लोगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि भाई प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। एक बात बताओ, ऐसी अपने मतलब नॉर्मल बातें, इंग्लिश में एक कहावत है ना, कि प्रैक्टिस, ठीक है, मेक्स ए मैन, ठीक है, परफेक्ट। कि जो अभ्यास है वो एक इंसान को पूर्ण बनाता है। वहीं एक दूसरी कहावत है इंग्लिश में, क्या, नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट, कि कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में। तो यार तुम पहले डिसाइड कर लो कि एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है और दूसरी तरफ है कि नो बडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। देखो मैं तो हूं, मेरी बात तो छोड़ो तुम अपना देख लो। देखो ऐसे कंफ्यूजन है वो हर भाषा में चलता रहता है। अगर कोई भाषा सीधे सीधे रूलों पे ही आधारित होती तो वो आम जिंदगी में बोली नहीं जाती, है ना। आपको पता है कि इंग्लिश के रूल कैसे बनते हैं, ये चीज आपको पता है। इंग्लिश के रूल ऐसे बनते हैं कि आज मैंने ये मानना शुरू कर दिया, जैसे मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि जो पुलिस है, ठीक है, ये सिंगुलर है और मैंने इसे अपनी भाषा में यूज करना शुरू कर दिया और मान लो मेरे को देख के और लोग भी यूज करने लग गए और धीरे धीरे ये हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि अब सभी लोग ये यूज करते हैं कि जो पुलिस है उसको सिंगुलर मानते हैं। तो फिर इंग्लिश में ये रूल लिखा जाएगा कि जो पुलिस है वो सिंगुलर होता है। जैसे कि अब लोग पुलिस को प्लूरल यूज लेते हैं, पुलिस को प्लूरल यूज लेते हैं, तो वो लोग यूज ले रहे थे उस हिसाब से भाषा है वो चेंज होती रहती है। कारण भाषा डायनेमिक होनी चाहिए, यानी भाषा बदलती रहनी चाहिए। जो भाषा स्थिर होती है, जो भाषा है वो कठिन होती है, जो लचीली नहीं होती, वो समय के साथ यूज होना बंद हो जाती है। जैसे संस्कृत, जैसे लैटिन, तो ये भाषा है वो समय के साथ बदली नहीं, लोग बदल गए तो लोगों ने उन भाषाओं का यूज करना छोड़ दिया, है ना। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं दिखने में, लेकिन उनका यूज हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है। तो ये रही लिस्ट ऐसे नाउन्स की। वर्मिन दिखने में सिंगुलर होता है लेकिन असल में होता है प्लूरल। कैटल यानी पशुधन, तो ये भी क्या है, हमेशा प्लूरल होगा। पोल्ट्री यानी चिड़ी चाड़ी मुर्गिया मर गया उसको जो पालन हुआ है, पोल्ट्री, ये भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल। पीपल, पीपल तो सीधी बात है, PEOPLE, पीपल का मतलब भी बहुत सारा लोग हो गए, तो ये भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल। पुलिस हमेशा प्लूरल होगा। क्लर्जी प्लूरल होगा। एलीट, यूथ, लाइव स्टॉक, इन सब को हमेशा प्लूरल गिना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। फिर से हंसोगे तुम,
द ट्राउजर्स इज टू बिग, द ट्राउजर्स आर टू बिग, द ट्राउजर्स हैज बीन अल्टर्ड एंड द ट्राउजर्स वाज अल्टर्ड। तो ये कह रहा है कि ट्राउजर है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, नॉर्मली ये पूछना चाहता है। तो जो ट्राउजर्स शब्द है वो प्लूरल है। क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, एक और जोड़ लो, जो पीछे मैंने आपको लिस्ट बताई थी प्लूरल सिंगुलर की, उसमें और जोड़ दो कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिखते भी प्लूरल हैं, यानी उनके आगे एस या ईएस लगा हुआ होता है, और वो हमेशा होते भी प्लूरल है, उनका तुम सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ शब्दों की लिस्ट देख लो, जैसे ट्राउजर्स, यानी नॉर्मल आपा जिन्हें नॉर्मल भाषा में कमा की लोअर, है ना, तो वो क्या है, वो हमेशा प्लूरल होता है। कारण क्योंकि उसमें दो पैर के छेद होते हैं ना, उनमें दोनों में तुम पैर डालते हो ना, तो वो दो पीसेस ऑफ क्लॉथिंग से मिलके हुए बना हुआ है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लूरल। वही सेम कहानी है पैंट के साथ, शॉर्ट्स के साथ, क्योंकि दो टांग डालने के लिए जगह चाहिए होती है, जीन्स के साथ, लेगिंग के साथ, है ना, टाइट्स के साथ, ओवरऑल्स के साथ, पजामा के साथ। अब देखो सन ग्लासेस, दो ग्लास से मिलकर बना हुआ है, सन ग्लासेस का मतलब होता है, ये प्लूरल ही होता है, इनको तुम सिंगुलर कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसा कभी मत बोल देना या तेरा सन ग्लास देना, हमेशा क्या बोलोगे, सन ग्लासेस दो, तुम्हारे सन ग्लासेस दो, ठीक है। ईयर मफ्स, यानी वो कान में डालने वाले, तो एक तो होगा नहीं, कान में एक क्यों डालोगे, अगर मान लो किसी को तुम्हें आवाज नहीं सुननी किसी की, तो दोनों कानों में डालोगे, तो दोनों कानों में डालने के लिए तुम्हें दो चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सीजर्स, कैंची, दो उन टूल से मिलकर बनी हुई होती है। ट्वीजर्स, चिमटियां, दो उनसे मिलकर बनी हुई होती है ना। प्लायर्स, प्लास, दो उनसे मिलकर बना हुआ होता है, इसमें दो होते हैं ना ऐसे करके, तो ये हमेशा प्लूरल होता है। थोंग, चिमटा, हमीद वाला चिमटा, दो टांगे होती है उसकी भी, है ना। शीयर्स, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, है ना। फोर्सेप्स, क्लैम्प्स, हैंडकफ्स, स्केल्प्स, ये सारे क्या होते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं। आगे चलते, हाउ डू यू मेक ट्राउजर सिंगुलर, भाई तुम ट्राउजर को सिंगुलर कैसे बनाओगे? तो जैसे ट्राउजर को तुम सिंगुलर ऐसे बनाओगे, तुम बोलोगे एक जोड़ी ट्राउजर, यानी एक ट्राउजर, है ना। ट्राउजर का मतलब होता है असल में एक पैर का पाइंचा, अगर हिंदी में बोलूं तो मैं, हमारे तो पाइंचा बोलते हैं, तुम लोगों को पता नहीं क्या बोलते होंगे, पाइंचा। तो सीधी सी बात है, दो पाइंचों से मिलकर एक ट्राउजर बनता है, तो मतलब ट्राउजर का मतलब असल में ही पाइंचा होता है, तुम बोलोगे ए पेयर ऑफ ट्राउजर, है ना। ए पेयर ऑफ ट्राउजर यानी पाइंचे की जोड़ी। ए पेयर ऑफ सन ग्लासेस का मतलब एक सन ग्लासेस, है ना। ए पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब सिर्फ एक कैंची। आगे चल, अब तुम्हें कुछ मैं फिर से बताऊंगा, तुम हंसोगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्लूरल भी वही होते हैं, सिंगुलर भी वही होते हैं, यानी अनचेंज होते हैं, क्या गैस या यस भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, वो जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि भाई साहब शीप का प्लूरल बताओ, तो शीप का प्लूरल शीप ही होता है, शिप्स नहीं होता। अगर तुम्हें कहीं शिप्स लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना वो गलत है ना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्लूरल में भी वैसे ही होते हैं, सिंगुलर में भी वैसे ही होते हैं, यानी अनचेंज्ड होते हैं, ठीक है। अनचेंज्ड होते हैं, जिनको तुम चेंज नहीं कर सकते प्लूरल से सिंगुलर बनाते समय। जैसे शीप, डियर, फिश, है ना, स्पाइसेस, एयरक्राफ्ट, सीरीज, है ना, मीन्स, ऑफस्प्रिंग, मूज, स्वाइन, बाइसन, सेलमन, ये एक तरह से मछली होती है, ट्राउट, स्पेसक्राफ्ट, हेडक्वार्टर्स, ये प्लूरल में भी ऐसे ही हैं, सिंगुलर में भी ऐसे ही होते हैं, इनके आगे ऐसे यस नहीं लगाते। यानी तुम लिखोगे शिप्स इज कमिंग, शिप इज कमिंग, ठीक है। और तुम लिखोगे शिप आर कमिंग, ठीक है। मतलब ये अनचेंज रहते हैं प्लूरल में सिंगुलर में। अब कहा गया है, नीचे सवाल है कि निम्न में से करेक्ट फॉर्म कौन सी है? क्या 5 years old boy ये वाला सही है, या 5 year old boy ये वाला सही है, या 5 year old boy ये वाला सही है, या 5 years old boy ओल्ड बॉयज ये वाला सही है ना। तो बताओ कि निम्न में से कौन सा सही है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस प्रश्न के माध्यम से कि जो किसी भी नाउन के आगे
एडजेक्टिव लगाओ, जैसे ये लिखा हो 5 साल का लड़का, है ना, तो तुम कभी भी वहां पे प्लूरल नहीं बनाओगे उन दोनों में से किसी को भी, है ना, क्योंकि प्लूरल तो नाउन बनता है, एडजेक्टिव तो बनते ही नहीं है। तो 5 ईयर बॉय होगा, है ना, 5 ईयर बॉय होगा। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि एक, है ना, 5 साल का लड़का, तो तुम इसे इंग्लिश में कैसे लिखोगे? 1 या 5 ईयर ओल्ड बॉय, है ना, एक 5 साल का लड़का। अब यहाँ पे तुम ईयर्स मत कर देना, ये चीज गलत हो जाएगी। जब एग्जेक्टिव लगाओ तो एग्जेक्टिव में प्लूरल नहीं बनाते। या तुम ऐसा लिखना चाहो कि 10 6 साल के लड़के, है ना, तुम लिखना चाहो कि 10 6 साल के लड़के, 10 6 साल के लड़के, तो इसका मतलब होगा कि तुम इंग्लिश में कैसे लिखोगे? 10 6 ईयर, है ना, बॉयज। मतलब तुम नाउन को प्लूरल सिंगुलर बना सकते हो, लेकिन प्लीज ये चीज है तुम एडजेक्टिव के साथ मत करना। यानी यहां भी बीच में जो भी आएगा उसके साथ तुम प्लूरल सिंगुलर नहीं खेलोगे, जैसा है वैसे का वैसा पड़े रहने दोगे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 5 ईयर ओल्ड बॉय, है ना, 5 साल का लड़का। आगे चलते हैं। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो तुम ये बोलो, मैं कहूं कि ये लिखोगी रमेश की कार, तो तुम लिखोगे, है ना, रमेश कार, ठीक है, तुम ये चीज लिख दोगे। मैं बोलूं कि ऐसे लिखो कि भाई सुरेश की कार, तो तुम लिख दोगे, है ना। मैं ये लिखूं कि तुम ये लिखो कि यार लड़कियों का स्कूल, है ना, लड़कियों का स्कूल, तो अब तुम कैसे लिखोगे? क्या तुम ऐसे लिखोगे? मैंने ये नहीं बोला है लड़की का स्कूल, मैंने बोला है लड़कियों का स्कूल, है ना, तो क्या तुम ऐसे लिखोगे गर्ल्स एस, है ना, स्कूल? क्या तुम ऐसे लिखोगे? है ना, या तुम ऐसे लिखोगे? या तुम ऐसे लिखोगे? यानी यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे एक सिंगुलर इंसान की एक, मतलब अकेले इंसान की तुम्हें पोजीशन दिखाना था, है ना, स्वामित्व दिखाना था, तो तुम बोलोगे रमेश की गाड़ी, सुरेश की गाड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोल दिया लड़कियों का स्कूल, यानी प्लूरल लोगों का एक ही चीज पे आधिपत्य दिखाना है। तो ऐसे में तुम क्या करोगे कि जैसे यहाँ पे है कि गर्ल्स हॉस्टल, तो पहले तो लिखोगे गर्ल। अब अपन बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो अपन बोलेंगे गर्ल्स। फिर अपने को आधिपत्य दिखाना है, अपने को स्वामित्व दिखाना है, तो यहाँ पे ऊपर लगा देंगे और फिर लिख देंगे हॉस्टल, है ना। तो ये तरीका होता है क्या? ये तरीका होता है प्लूरल चीजों का स्वामित्व किसी सिंगुलर चीज पे दिखाना। जैसे बॉयज हॉस्टल, ठीक है, मेंस टॉयलेट, तो कैसे भी इन चीजों को लिखना हो तो तुम ऐसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखोगे कि एस के बाद है ना वो अपोस्ट्रोफी लगेगी। एक चीज और समझ लो कि जैसे तुम ये बोलो कि 5 दर्जन खिलौने, तो तुम लिखोगे 5, है ना, डजन, है ना, 5 डजन टॉयज, है ना। क्या बोला तुमने कि भाई 5 दर्जन खिलौने, तुम बोलो 10 दर्जन खिलौने, तो तुम लिखोगे 10, ठीक है, सॉरी, 10 डजन टॉयज। लेकिन अब तुम्हारे पास ये नंबर नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसे बोलना है दर्जनों खिलौने, है ना, दर्जनों खिलौने, तो वहां तुम लिखोगे डजन्स, है ना, ऑफ टॉयज। यानी यहाँ पे तुमने एस लगाया और ऑफ ऐड कर दिया, यानी दर्जनों खिलौने। जब तुम्हारे पास एक स्पेशल या स्पेसिफिक नंबर नहीं हो और तुम्हें लिखना होगी दर्जनों खिलौने, तो तुम ऐसे लिखोगी। आगे चलते,
अब वही बात है जो मैंने पहले तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल वाले बताई थी, वन वर्ड है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा रूम जो अलग अलग टीचर्स के द्वारा यूज किया जाता है, या वो स्टाफ रूम है, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे ऐसे, टीचर्स रूम, है ना, प्लूरल बना के अपोस्ट्रोफी ऊपर लिख के फिर आगे रूम लिख देंगे, है ना। अब देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इनके भी प्लूरल सीख लो, जैसे एडिटर इन चीफ, है ना, एडिटर इन चीफ, कमांड इन चीफ। तो वही बात है जो मैंने पहले बताई थी कि यहाँ पे तो नाउन है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे नाउन है, तो भाई साहब एस यहाँ पे लगेगा, एडिटर्स इन चीफ होगा, है ना, कमांडर्स इन चीफ होगा, कमांडर्स इन चीफ्स नहीं होगा, कमांडर इन चीफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई ऑफिस की बात हो रही है, कि अगर इसकी ऑफिस की बात करनी है, ठीक है, ये प्लूरल तो मैंने तुम्हें पहले बनाना बता ही दिया, इसमें इसकी ऑफिस की बात हो रही है कि भाई ये कह रहा है कि एडिटर इन चीफ का ऑफिस है, तो यहाँ पे तुम अपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, या यहाँ पे लगाओगे, है ना, कि भाई एडिटर इन चीफ का ऑफिस, तो बताओ कहाँ पे लगाओगे। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि ये प्रीपोजिशन है, तो ये क्या है, ये मॉडिफायर है, और हेड वर्ड ये है, मेन शब्द आपका एडिटर है, ठीक है, एडिटर है, क्योंकि प्रीपोजिशन के आने बाद आने वाला सब तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको तो भूल ही जाओ, तो भाई साहब एस यहीं लगेगा अपोस्ट्रोफी के साथ, कि एडिटर्स इन चीफ्स ऑफिस, है ना, एडिटर्स इन चीफ्स ऑफिस, ए सही हो। आगे चलते हैं, सीधी सी बात है। अब दो लोगों का आधिपत्य आपको बताना है, किसी एक ही चीज पे दो लोगों का आधिपत्य बताना है। जैसे मैं बोलूं राम और श्याम की शॉप, तो तुम बोलोगे राम एंड श्याम से शॉप, है ना, दूसरे वाले के एंड में है ना, तुम अपोस्ट्रोफी लगा के उसका अधिकार दिखा दोगे। मिस्टर शर्मा और मिस्टर सक्सेना की शॉप, है ना, मिस्टर गुप्ता और मिस्टर सक्सेना की शॉप, तो वो सीधी सी बात है कि जब दो लोगों का एक ही चीज पे आधिपत्य दर्शाना हो और दोनों नाउन अलग अलग दिए गए हों, तो दूसरे वाले नाउन के एंड में अपोस्ट्रोफी लगा के तुम ये आधिपत्य दर्शा सकते हो। जैसे देखो, इफ टू नाउन कनेक्टेड विद एंड एंश्योर्स जॉइंट पोजीशन, दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो और दोनों का अधिकार किसी एक चीज पे दिखाना हो, तो दूसरे वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के तुम क्या कर सकते हो, उन दोनों का अधिकार उस नाउन पे बता सकते हो। आगे चलते हैं, तो इसी के साथ है ना, तुम्हारी नाउन की क्लास कंप्लीट हो गई है। और देखो जैसे मैंने 8 से ज्यादा टेस्ट हैं, है ना, सॉरी, क्या हो गया, एक मिनट रुकना प्लीज, है ना, कि आपके मैंने भाई जो टेस्ट सीरीज है आपकी, उसमें मैंने 8 से ज्यादा टेस्ट डाल दिए, रोजाना मैं एक एक दो दो टेस्ट अपलोड करता हूँ, तो 10-15 दिन के अंदर तुम्हारी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे से पढ़ते रहो और जाके टेस्ट दो, है ना, तुम अगर जाके टेस्ट दोगे ना, मतलब एक बार तुमने क्लास पढ़ ली और जाके टेस्ट दे दिया, तो फिर वो वाला चैप्टर है तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें याद रहेगा। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं, टाटा बाय बाय, और अब जल्दी जल्दी क्लास आएंगी इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।